हाँ जी, आओ जी। होप सबके पास अपडेटेड बेरेक्ट है, ठीक है जी। अगेन आर के बांगिया, ओनली आर के बांगिया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई किताब पकड़ते हो तो देखो वो आप समझोगे फिर उसको, ठीक है। आर के बांगिया आज से नहीं, इवन मैंने कब पढ़ा था, मैंने 2006 में पढ़ा था भाई, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अपने एमडीओ डिपार्टमेंट में, ठीक है जी। हमारे कॉन्ट्रैक्ट कराने वाले मैं जोशी सर होते थे, ठीक है जी, जो अपना कानपुर में फिर वो डीन वगैरह भी रहे हैं वहाँ पे, ठीक है जी, वहां से रिटायर हुए, ठीक है। किसी ने देखे हो, वो थोड़ा सा मसाला खाते थे, ठीक है, इसलिए पूरा नाम नहीं बता रहा, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया टीचर थे। उनके फेवरेट एग्जाम्पल होते थे, एक तो ड्राई क्लीन का एग्जाम्पल और एक लॉटरी का एग्जाम्पल। हॉर्स रेस लॉटरी, हॉर्स रेस, ड्राई क्लीन। हाँ 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 हाँ, यही सही, यही सही। आओ जी। नए बच्चे थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, उनको मिल जाएगी, वीडियो लाइब्रेरी मिल जाएगी। देखो जी, जो अपना जो मेन पर होता है किसी भी एक्ट को शुरू करने से पहले हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। इस बार डिस्कस करना बनता है कि एडिशनली कितने सब्जेक्ट्स आ रहे हैं आपके पास, ठीक है जी, इसका फायदा क्या होगा आपके लिए, ठीक है जी। इससे पहले जरा हरियाणा पीटी के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है जी। हरियाणा पीटी आपका कितने, 125 क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल कितने के, 500 नंबर, ठीक हो गया। अलोंग विद 1/5 नेगेटिव, ठीक हो गया जी, सिंपल, सही। इसी कारण से, क्योंकि नेगेटिव्स हैं, इसी कारण से एक सेफ फिगर की बात हम कर लेते हैं, 350, ठीक है जी, सेफ फिगर। 500 में से 350 अगर आपने लिए हैं तो हाँ, आप जो है आशा लगा सकते हो कि हम मेंस लिखेंगे, ठीक हो गया जी। बट ध्यान रखना, जहां तक हरियाणा की बात है, ठीक है, सिर्फ हरियाणा ओनली, हम ऐसी वाइड स्टेट है जो 5 साल में एक बार अपॉर्चुनिटी देती है भैया, ठीक है जी। अब तो चाहे एडी हो भाई, चाहे जुडिशरी हो, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है जी। अभी अभी सुना है कि मैंने एसपीएससी जो है वो चली गई है, कहाँ, हायर बेंच में चली गई है, करना नहीं चाहिए, हाँ एडी वाली उसमें जो रिट का जो फैसला आया, आई डोंट नो यार क्यों कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्यों हमारी स्टेट में इतना टाइम पास क्यों है। ये पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक रिफाइन करने वाला सिस्टम हो चुका है। चलो, ये जनरल के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान रखना, हरियाणा में 5 साल का है, ठीक है जी। सिस्टम क्या है, इसी कारण से हरियाणा के बच्चे जो है अब हर स्टेट में जा रहे हैं, ठीक है जी। खत्म हो गया है इस स्टेट के बच्चों का, इस स्टेट से मोह खत्म हो गया है, ठीक है जी। जहां जाओ आपको हरियाणा का बंदा मिलेगा। तो ध्यान रखना, जो दूसरा स्टेट नहीं छोड़ रहे हैं, हरियाणा में तो कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ने की सबसे बढ़िया जगह पीएमडीयू, ठीक है जी, लॉ डिपार्टमेंट, ठीक है जी। जब कभी भी पेपर आता है और हमको जब मेरिट, हमसे जब मेरिट पूछी जाती है, ठीक है जी, जो इंस्टीट्यूट वगैरह चलाते हैं, तो वो क्या है कि वो मेरिट प्रिडिक्ट करते होते हैं, बच्चे आते हैं इनके पास, पेरेंट्स के फोन आते हैं कितनी मेरिट चली जाएगी, ठीक है जी। अब क्या है, यहाँ के बच्चों से, जो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हम तकरीबन जो है 20 से 30 बच्चे जो होता है, ठीक है जी, उनसे पूछते हैं भाई क्या कुछ है, उनसे पूछ के मेरिट का अंदाजा जाता है, जो लगभग सही चला जाता है, 5 ऊपर नीचे का हिसाब किताब हो जाता है, ठीक है जी। तो ऐसा मत समझना कि कंपटीशन नहीं बढ़ेगा और ये 350 का 350 ही रहेगा, ठीक है जी। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो 470 भी लेकर आते हैं पीटी में, ठीक है ना। बट एक समय पर यूजलेस हो जाता है पीटी में, चाहे आप 499 ले आओ, बट एक समय पे यूजलेस हो जाता है। आओ जरा एक बार सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखो जी, एक तरफ लिखते हैं हम कोर बेरक्स, एक तरफ लिखोगे आप मिसलेनियस बेरक्स। कोर बेरट क्यों कह रहे हैं और मिसलेनियस बेरट क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे भी रीजन है, वो डिस्कस करेंगे। आओ जरा एक बार देख लेते हैं कौन कौन से। शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा बीएनएस,
BNSS TBSA द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। फैमिली, फैमिली में दोनों हिंदू मुस्लिम। CPC आपका जो इस बार का करंट जो आपका टॉपिक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक हो गया। 7 कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशन। HPSC, जहां तक हरियाणा में HPSC है, जुडिशरी का सवाल है, ध्यान रखना AD में भी ये कभी भी सिलेबस में नहीं देंगे आपको कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा जरूर। ठीक है ना। इनका जरा क्वेश्चंस का हिसाब किताब लगा लेते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऊपर नीचे रखेंगे। ठीक है जी। प्रोसीजर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 20 से 25, TBS से 15 से 20, 2 बेर एक्ट हैं 20 से 25, CPC अगेन प्रोसीजर है तो 20 से 25, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 15 से 20, कॉन्स्टिट्यूशन दो इट इज नॉट मेंशन्ड एज द सिलेबस into the judiciary as well as the DA, DDA, DPDA और ADA। ठीक है जी, सिलेबस में नहीं है। तो 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी। जुडिशरी में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पूछा जाता है, अगेन आ जाओ जी। प्रियम्बल, प्रियम्बल से पहले कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री, लीडिंग केस लॉज। ठीक है जी। इंस्टेंट केस लॉज, प्रियम्बल हो चुका है। अब आ जाओ स्टेट सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज, पॉलिटी। पॉलिटी हो जाने के बाद ये इमरजेंसी सारे इसी में डाल देते हैं, पॉलिटी में डाल देते हैं 393 तक। ठीक है जी। आओ जी, शेड्यूल, अमेंडमेंट्स। ठीक है जी। कोटेशन। ठीक है जी। कोटेशन पूछ लेते हैं कि भाई ये फलानी जो वाक्य ये किसने कहा। ठीक है जी। चलो जी, केस लॉज वगैरह मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है जी। इसके साथ में प्लस होकर आता है आपका GS। GS दो हिसाब से पूछते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस में क्या लिखा जाएगा, GS लिख के छोड़ देंगे। जब कभी भी जीके या फिर GS की बात होती है तो ध्यान रखना ये दो हिसाब से ही पढ़ी जाती है। एक तो होती है आपकी हिस्ट्री, एक होता है आपका करंट। अभी जो पढ़ रहे हैं ये करंट है, कल ये हिस्ट्री बन जाएगा। ठीक हो गया। हिस्ट्री के लिए लूसेंट से बढ़िया कोई किताब नहीं है। करंट ये आपकी इच्छा है कि भाई आप प्रतियोगिता दर्पण उठाते हो या समसामयिकी उठाते हो या अरिहंत उठाते हो। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास, एक समय ऐसा होता था सिर्फ पीढ़ी होती थी। ठीक हो गया। आओ जी आगे आ जाओ, मिसलेनियस में आ जाओ। लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट। कौन सा बताया, और बताओ। रजिस्ट्रेशन एक्ट, रुक जा तू, हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट, पंजाब कोर्ट्स एक्ट। चलो जी, 5 से 8, यहां पर 3 का हिसाब किताब रखें। ठीक है जी। 5 से 8 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होगा, 5 से 8 पार्टनरशिप एक्ट, 5 से 8 रजिस्ट्रेशन एक्ट, 5 से 8 भाई। 1 से 2, 1 से 2 ध्यान रखो, गारंटी नहीं है, हो सकता है नहीं आए। ठीक है। अब आगे तो दो आ जाएंगे। ठीक है ना, 4 चौक 16 का हिसाब किताब हो जाएगा नंबर का। ठीक हो गया।
चलो आओ देखो, कोर बेरेट किस लिए कह रहे हैं। एक तो इसी पे आ जाओ, अगर आप एवरेज निकालोगे 125 क्वेश्चन में से अगर आप एवरेज निकालोगे तो 100 तो इधर ही चले गए। ठीक हो गया, अगर आप एवरेज निकालोगे तो किस हिसाब से आएगी, 90 से 110, और आप इधर निकालोगे 25 से 35। ठीक हो गया, पहला रीजन हम कोर बेरट क्यों कह रहे हैं। किसी बच्चे ने अगर शिद्दत से ये वाला पोर्शन भी निपटा लिया, ठीक है जी, अगर ये वाला पोर्शन भी निपटा लिया है, ठीक है जी, तो वो पास हो जाएगा। ध्यान रखना, पीटी में क्यों कह रहा हूं कि आप कितनी मेरिट ले लो, बट एक समय पर जाकर ये यूजलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीटी सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, 500/500 ले सकते हो आप, मना नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना। बट इसमें इतनी शिद्दत या इसमें इतनी पावर लगाने की बजाय मेंस और इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है। ठीक हो गया, सही। चलो जी आगे आ जाओ। दूसरा रीजन, पहला रीजन तो ये था एवरेज वाला। दूसरा रीजन, जब हम कोर बेरेट की बात करेंगे तो आप किसी भी स्टेट की बात कर लो, ठीक है जी, आप ये कोर बेरेट तो करोगे ही करोगे, ये आपको करना ही पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन हर स्टेट में पूछा जाता है, ठीक है जी, फैमिली लॉ पूछा ही जाएगा। ठीक है जी, ये बेसिकली क्यों होता है, ये अलग अलग स्टेट में जब हम जाते हैं तो सिलेबस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करता है, थोड़ा थोड़ा डिफर कर जाता है। क्यों करता है? उस स्टेट में देखा जाता है कि बिजनेस ज्यादा किस चीज का है। अगर मैं एक एडवोकेट की बात करूं, एडवोकेसी या प्रैक्टिस या प्रोफेशन की बात करूं, तो बिजनेस किस चीज को कहेंगे? केसेस। ठीक है ना, किस प्रकार के केसेस है। जैसे अगर मैं आपसे रोहतक में पूछूं तो बिजनेस कौन सा ज्यादा है, सिविल या क्रिमिनल? दोनों बराबर है रोहतक में, इतनी बढ़िया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सही है जी। ठीक हो गया, ये बेसिकली उस स्टेट में बिजनेस क्या क्या चीज है, बिजनेस कैसा है उस स्टेट के अंदर, ठीक है ना, ये उसके ऊपर अपना रिलाई करता है। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन हर स्टेट में पूछा जाएगा, फैमिली लॉ तो भाई साहब हर स्टेट में है। ठीक है जी, BNSS TBSA CPC, ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट हर जगह पूछा जाएगा। कितना ही बच लेना भाई, ये तो किसी ना किसी स्टेट में जाओगे इनसे सामना होगा, और ये करने ही पड़ेंगे आज नहीं तो। ठीक है जी, डन। ठीक है, इधर आ जाओ मिसलेनियस में, ये जो है ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, सिंपल। अगर मैं आपको MP का बताऊं तो आप रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं देखोगे वहां पे। ठीक हो गया, और ये तो स्टेट के हैं ही है। अब हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट थोड़ी ना पढ़ोगे MP में, वहीं का ही अकोमोडेशन रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ोगी वहां पे, MP का, ये लोकल लॉ है। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे पंजाब कोर्ट्स एक्ट रखता है, वहां पर त्रावणकोर कुछ कुछ ऐसे कुछ लगता है MP में। त्रावणकोर पता नहीं वो मद्रास प्रेसिडेंसी का लगता है या बॉम्बे प्रेसिडेंसी का लगता है। ठीक है जी, वो वहां पे वो पढ़ोगे। ठीक है जी, कहीं पे आपको पार्टनरशिप एक्ट मिल जाएगा, कहीं पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, या तो इनको कम कर देंगे या फिर इनकी जगह इनको अल्टरनेट पे दे देंगे। ठीक है ना, जैसे कि प्रोबेशनरी ऑफेंडर्स एक्ट आ जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आ जाएगा। ठीक है जी, पॉक्सो आ जाता है। हाँ, हरियाणा में पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे? ठीक हो गया, स्पेसिफिक स्पेसिफिकली। डन हो गया, समझ गए। तो दो रीजन हो गए आपके, हम कोर बेरट क्यों कह रहे हैं और मिसलेनियस बेरट क्यों कह रहे हैं। ठीक है जी, आ गया। देखो जी, सीधी सिंपल सी फैक्ट है जो बच्चे सुनते नहीं है। पीटी क्वालिफाइंग एग्जाम है, यू जस्ट नीड टू जंप ओवर इट, दैट्स इट। ठीक है जी, क्योंकि जब इंटरव्यू आएगा, इंटरव्यू में आपके मेंस के नंबर कंसीडर करे जाएंगे। आपने पीटी में कितने लिए, नो बड़ी बोदर जवाब। ठीक है जी, इंटरव्यू अगर बहुत महान इंटरव्यू और आया है इस बार, ठीक है जी, जो स्ट्रेटेजिकल इंटरव्यू लेना पसंद करता है, वो क्या करेगा, बच्चे का पूरा पेपर चेक करेगा कि बच्चे की फिलोसफी क्या है, जो कंटेंट है उससे पता चल जाएगा बच्चे की फिलोसफी क्या है, कैसा नेचर है। इसको टिकलिंग करेंगे, ठीक है जी, वहीं पर निशान लगा देंगे, टिकल करेंगे इसको। ठीक है जी, इससे पूछेंगे भाई तेरा ओपिनियन ऐसा कैसे आ गया। मान लो किसी बच्चे के सारे ही क्वेश्चन राइटिंग के ठीक हो तो क्या करेंगे, उसको जांचेंगे। ठीक है ना, ये फॉल्स तो नहीं है कहीं, फेक तो नहीं है। ठीक है, सारे कैसे ठीक लिख सकता है। ठीक है, डन। उसका ज्यादा बढ़िया इंटरव्यू होगा, उसकी ज्यादा खाल उतारी जाएगी।
ठीक है जी, सिंपल। कोई ऐसा ऐसा भी हो सकता है जो बहुत लंबी लंबी छोड़ के आया हो, कोई इंटरव्यू स्ट्रेटेजिकल हो, ठीक है जी, वो बोलेगा इसको जरूर बुलाना, इससे पूछेंगे, इससे इसके चरण छुएंगे, ठीक है जी, इसके इसका चरणामृत पियेंगे, फिर से सवाल पूछेंगे, भाई इसका ओपिनियन ऐसा ऐसा कैसे है? ठीक हो गया जी। वरना इंटरव्यू देखो सीधी सिंपल सी बात है, मैकेनिकल पे चलता है, ठीक है जी, कैसे होता है वो आपको जब इंटरव्यू का नंबर मैं आपको बताऊंगा तब हो जाएगा, ठीक है जी। देखो पिट्टी, एक समय ऐसा होता था जब हरियाणा के अंदर सिंपल सिंपल खुलेआम कह रहा हूं यूनिवर्सल पढ़ते थे बच्चे, ठीक है जी, इसी में से सारा का सारा पेपर आ जाता था, ठीक है जी, बच्चे पास हो जाते थे, मेंस दिखाते थे, पास, डन। ठीक हो गया, सही। क्यों है ऐसा? क्योंकि जब हम बेरेक्ट की बात करते थे तो स्पेसिफिक पढ़ना होता था, आधा भी नहीं पढ़ना पड़ता था बेरेक्ट, आधा बेरेक्ट पढ़ा, ठीक है जी, उसी आधे बेरेक्ट में से क्वेश्चंस आ गए यूनिवर्सल के, यूनिवर्सल रट्टी, वो आधा बेरेक्ट रटा जाके दिया है। आजकल सिस्टम क्या है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, पूरे बेरेक्ट में से, जैसे आपने सीपीसी देखा होगा, कोई प्रोविजन ऐसा है जो छुड़वाया है? देखो जरा, सही। क्यों है ऐसा? क्योंकि अब कहीं से भी एचपीसी उठा के सवाल दे मारती है, ठीक है जी। मान लो कहीं पे टेक्निकल क्वेश्चन ना बन जाए तो वहां पे क्या है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन मार देंगे कि फलाना फलाना मोर्गेज से रिलेटेड जो है ब्रीच, या फिर कॉन्ट्रैक्ट से ब्रीच से रिलेटेड जो सिविल सूट है वो कौन से ऑर्डर में मेंशन है, कौन से में है, 34 में, ठीक है जी, सिंपल। इस हिसाब से पूछ लेते हैं, यानी कोई भी पोर्शन छूटेगा नहीं भैया, ठीक है जी। फिर क्या करोगे? देखो सिंपल सी बात है, बेरेक्ट तो भैया पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना यही एडीए के लिए है, ठीक है जी, एडी और जुडिशरी अब एक ही है, सिंपल। पूरा का पूरा बेरेक्ट पढ़ोगे, ठीक है जी। बेरेक्ट पढ़ने के बाद एमसीक्यू पढ़ोगे, ठीक है जी। आज से जो बच्चे नए हैं और जो पुराने हैं जिन्होंने नहीं ली है उनके लिए, और जो बच्चे नए हैं उनके लिए, दो बुक्स तो लेनी ही लेनी है भैया। अगर आपके पास रखी हुई है दैट्स गुड, ठीक है जी, अगर नहीं रखी है तो एटलीस्ट दो लेना। दो किस लिए? क्योंकि क्वेश्चन दो हिसाब से पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आता है आपका डायरेक्ट, फलानी चीज कौन से सेक्शन में है, या ये वाली चीज जो है, ये जो सेक्शन के अंदर कौन सी चीज लिखी हुई है, ये होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, जब आपसे सेक्शंस यानी आपसे बेरेक्ट पूछा जाता है। एक होता है बेसिकली आपका इनडायरेक्ट या फिर अप्लाइड, ठीक है जी। क्वेश्चन ट्रिकी करके आपसे पूछा जाता है, आपको अंदाजा लगाना पड़ता है भाई ये कौन से सेक्शन में मेंशन है, ये अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है ये वाया किस सेक्शन जाएगी, ठीक है जी, सिंपल। जब हम यूनिवर्सल की बात करते हैं तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ये जो आपका डायरेक्ट जो एप्टीट्यूड है डायरेक्ट को पढ़ने का और उसको याद करने का, ये इसको डेवलप करने में, आपके मेमोरी को डेवलप करने में आपको सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा एक जैन, एक जैन जो कोई भी उठाए भैया अपडेटेड उठाना, ठीक है, जैन साहब इज नो मोर, ठीक है ठीक है। और ये जो है उसके बाद अपडेट करने वाला कोई है नहीं, क्योंकि जैन साहब के जैसा कोई कंटेंट राइटर मिला नहीं उनको, ठीक है जी, तो वही पुरानी चल रही है। अब क्या है, अब इन्होंने क्या कर दिया है, जैसे यूनिवर्सल की आती है ना सिंपल एमसीक्यू एमसीक्यू, एक एजेंट की भी सिंपल एमसीक्यू की भी आ गई, बट चेक कर लेना ये अपडेटेड होनी चाहिए, ठीक हो गया जी। अपडेटेड नहीं है तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी इच्छा, तुम बोलो, ठीक है जी। अब अप्लाइड इसके अंदर, एक एजेंट पढ़ने वाले बच्चे का जो डायरेक्ट है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि चाहते ना चाहते हुए आप क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है जी, एक एजेंट का क्वेश्चन पढ़ोगे एमसीक्यू का, आपको डायरेक्ट खोल के देखना ही पड़ेगा। और ये हाल तब है जब आपने अभी 2 मिनट पहले बेरेक्ट बंद किया है वो सेक्शन पढ़ के, अब क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है जी, आप वो दोबारा से देखोगे, आपको अरे यार ये तो एंड लिखा हुआ है क्वेश्चन के, तो और तो लिखा नहीं, कहाँ दिमाग है। एक के जैन इतना स्ट्रॉन्ग आपका बेरेक्ट कर देगा, ठीक है जी, जो कंपटीशन के लिए अनिवार्य है, ठीक हो गया, सही। ध्यान रखना, इसके अलावा भाई 10 ईयर मत पकड़ना, कई बच्चे एमसीक्यू का 10 ईयर पकड़ लेते हैं, ध्यान रखना जो बच्चा 10 ईयर पढ़ता है वो स्पेसिफिक बेरेक्ट ही अपना स्ट्रॉन्ग कर पाएगा, क्योंकि मान लो 100 पेपर भी हुए हैं जुडिशरी के, हैं, उस 10 ईयर के अंदर 100 पेपर जुडिशरी के आगे पिट्टी के, अलग अलग स्टेट के, ठीक है जी। सारे के सारे स्टेट के अंदर क्या पूरा का पूरा बेरेक्ट पूछे, किसी भी स्टेट में नहीं पूछ सकते,
तो ले दे के वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हीं को रिपीट करते रहो, वही पर्टिकुलर 100-150 क्वेश्चन रहेंगे किसी भी सब्जेक्ट उन्हीं को रिपीट करते रहो तो फायदा नहीं। ये 10 ईयर वाली अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, ये तब की प्रैक्टिस है जब आप सारा साल, ठीक है ना, ये अपना पीटी की तैयारी करते हो और जब आपका एग्जाम आ जाता है फिर ये जो है यूनिवर्सल और ये बंद कर देते हो, फिर अपना सीधा 10 ईयर खोलते हो और उसको टेस्ट करते हो, ये तब काम आएगा। ठीक है जी। वीआईएल में पूरा का पूरा बेरक पढ़ेंगे भैया। ठीक है जी। एमसीक्यूज निपटाएंगे। ठीक है जी। आपका सैटरडे का, हर सैटरडे को आपका ओरल एग्जाम है, ओरल टेस्ट होता है यहाँ पे, जितना आपको पढ़ाया जाएगा वो सारा का सारा करना है। ठीक है जी। केस लॉज भैया, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है जी। ये सिर्फ दो ही चीजों से चलता है, अगर इसके अंदर से एग्जाम आएगा आपका पीटी चाहे मींस, ध्यान रखना, इलस्ट्रेशन प्लस केस लॉज। ठीक है जी। तो थोक में केस लॉज है भैया इसमें। ठीक है जी। डन। कभी भी डायरेक्ट लैंग्वेज ऑफ डायरेक्ट में से सवाल नहीं आएगा, हमेशा इलस्ट्रेशन में से आएगा, खास तौर से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और अब का टीबीएस से। ठीक हो गया सही, तो बहुत शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। केस लॉज निपटाएंगे। ठीक है जी। और इलस्ट्रेटिव पढ़ेंगे। आपको होमवर्क करना बताया जाएगा, किस हिसाब से करना है, आपको रिवीजन करना बताया जाएगा, और ये जो 24 घंटे वाली जो रिवीजन है ये तो मैं ही करवाऊंगा, ये आपका वीआईएल ही कराएगा डेली शाम। ठीक हो गया। डन। आपका काम सिर्फ इतना है कि जो आपने पढ़ा है और जो रिवीजन करवाई है मास्टर ने उसको आपने माइंड में रिटेन करके रखना है बस। कब तक के लिए? सैटरडे तक के लिए, क्योंकि सैटरडे को पूरा का पूरा आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है जी। डन। रिवाइव कर रहे हैं, ठीक है जी, या फिर रिन्यूअल चल रहा है वीआईएल के अंदर, ठीक है जी, सारा का सारा सिलेबस हमने रिवाइव रिन्यूअल वगैरह कर दिया है, तो क्यों ना सैटरडे को मैं 1 घंटा, क्लास भी लगेगी सैटरडे को 1 घंटा सिर्फ एमसीक्यू एमसीक्यू, सारे बच्चों का नंबर आ जाए, ठीक है जी, एमसीक्यू अपना रट लें। ठीक हो गया। डन। सिंपल रहेगा। आओ जो जी आगे। हर सेक्शंस में से निकलोगे, हर इलस्ट्रेशन में से निकलोगे, हर केस लॉज में से निकलोगे, हर प्रोविजन एक्सेप्शन में से निकलोगे। ठीक है जी। 350, 300 से बन गया अपने आप, चलो ठीक है। ठीक है जी। इम्पॉसिबल टारगेट नहीं है, मुश्किल मुश्किल नहीं। ठीक है जी। बट ध्यान रखना पीटी के लिए शिद्दत से पढ़ना पड़ता है, क्यों? इसके अंदर स्पेसिफिक सवाल होता है। एक वर्ड सुना होगा आपने, अक्यूट। अक्यूट का मतलब होता है पिन पॉइंट। ठीक है जी। जो सवाल पूछा है सिर्फ उसी का ही जवाब देना है, उसके ऑप्शन नीचे हैं ए बी सी डी ई, बस। माइंड में कुछ भी चल रहा है, ध्यान रखना पीटी की सबसे जानी दुश्मन है हाइपोथिकेशन। जो बच्चा हाइपोथिकेट करता है, क्योंकि ऑप्शन कुछ और लिखे हैं, वो हाइपोथिकेट कुछ और कर रहा है, उसकी गारंटी है उसका पीटी का एग्जाम पास नहीं होगा। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि उसने अक्यूटली तैयारी करी। सही। चलो जी आगे आ जाओ। ध्यान रखो, जिस दिन से डे फर्स्ट आप पीटी तैयार कर रहे हो उसी दिन से आपको मेंस तैयार करना है। भूल जाओ, कुछ एक बच्चे बोलते हैं या फिर पता नहीं कौन उनको बता देता है कि भाई पहले पीटी निकाल लो फिर मेंस कर लेना। जिस किसी ने भी उनको बताया है वो तो अपनी बात कर रहा है। अपनी बात कैसे कर रहा है? वो पढ़ा हुआ है। ठीक है जी। मेंस कैसे तैयार करोगे? मेंस होता है सीधा सिंपल कंटेंट। आपके कंटेंट में कितना दम है। ठीक है जी। सारे बच्चे एग्जाम लिख के आए हैं, पास करके आए हैं, डिग्रियां ले रहे हैं। ठीक है जी। कुछ बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं। ठीक है जी। लिख ही रहे हो ना? ठीक है जी। अगर मैं आपसे पूछूं आपके कंटेंट में कितना दम है, सीपीसी का एग्जाम मेंस कौन कौन लिखेगा? है कोई? मैं कल ट्राई करना। ठीक है ना, वो पीटी लिखने वाले वो तो आए ही नहीं, वो तो छुट्टी कर गए। ठीक है। जेटी कहाँ है? घूमने गया है? जेटी बहुत घूमता है भाई, सारे लक्ष्य पता नहीं कहाँ है। चलो जो भी है, मर्जी इच्छा भी। चलो जी। देखो ध्यान रखना, जो आप डिग्री एग्जाम में लिख के आए हो अपना,
ठीक है जी, वो मत लिखना, वो कंटेंट नहीं है। ठीक है जी, अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो आता है एचपीएससी में, हरियाणा में जरूर आता है, ठीक है जी, अगर वो वाला कंटेंट लिखा है जो आपने डिग्री में किया है, तो पता है कितने आएंगे? 5 आएंगे उसमें 20 में से। ठीक है जी, स्ट्रेटेजिकल तैयार होता है कंटेंट, ठीक है, सिंपल, और प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसकी। ठीक है जी, याद करने से कुछ ना होता। ठीक है जी, याद करने से तो पता है क्या होता है? ठीक है, करी होगी ना, डंडे खाए हैं थ्रस्टी करो पे, दा थ्रस्टी नहीं, थ्रस्टी करो पढ़ी किसी ने? टेस्ट दिया है ना, पेपर लेके कागज लेके बैठ जाते थे, ठीक है जी, पूरा पूरा थ्रस्टी करो आता है, लेकिन वो पहली लाइन क्या है ना, सिंपल, सिंपल है। पहली लाइन याद नहीं आती है, पता क्यों नहीं आती है? क्योंकि उसने लिख के तैयारी नहीं करी है। आपने स्कूल टाइम पे भी बच्चे ऐसे देखे होंगे जो बैठते होते थे एग्जाम के अंदर, और भाई साहब बैठते टक 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 करके सबसे पहले पेपर पकड़ा दिया अपना, मास्टर बोला शाबाश, वो शाबाश बोलते हैं जो अभी ये पेपर लिख रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया उसको ये समझ। ठीक है जी, मास्टर डंडे पे कपड़ा मार रहा है, ठीक है जी, अब मैं थ्रस्टी करो पहली लाइन लिख रहा हूँ, क्रो क्रो आर एवरीवेयर, थ्रस्टी क्रो इज वेरी रेयर। ठीक हो गया, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप लिख कर नहीं तैयार कर रहे हो, आपको लिख कर ही कंटेंट राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है जी, हर सैटरडे को आपका बेसिकली असाइनमेंट आएगा, ठीक है जी, ठीक उसी की तरह, और मैं इसकी चेकिंग अब मैंडेट कर रहा हूं भैया। ठीक है, बच्चे अब दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे, वो बच्चे जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे जो मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं मैं उनको बोधर नहीं करूंगा, वो मुझे परेशान नहीं करेंगे। जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, असल में कंटेंट अपना डेवलप करना चाह रहे हैं, ठीक है जी, वो हर असाइनमेंट को लिखेंगे। ठीक है जी, असाइनमेंट कैसा हो जो पूरे हफ्ते करवाऊंगा मैं, उसी का एक क्वेश्चन बना के, जो भी पॉसिबल क्वेश्चन किसी भी स्टेट ने पूछा वो बना के आपको डाल दिया है आपने। ठीक है जी, वो देखो। ठीक है जी, इधर से अपने जो भी आपकी जो भी एक हफ्ते की क्लासेस जो लगी उसमें से कंटेंट देखो अपना। ठीक है जी, अपने जो नोटबुक है, अपना जो रजिस्टर, उसको बंद करो, साइड में रखो, और अपने कंटेंट से अपने दिमाग से उसको। ठीक है, किसी का कंटेंट कॉपी करने की कोशिश मत करना, वो होगा भी नहीं। ठीक है ना, कितने सारे वकील हैं यहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं? 3700 है ना, लेट से मैं मानता हूँ कि 100 वकील ऐसे हैं जो डेली फेसिस है, मान लेते हैं। ठीक है, किसी भी एक वकील का दूसरे वकील से एक लाइन, एक कंटेंट भी मैच नहीं करता, उनको छोड़ के जो नीचे प्रकाश को दे देते हैं, पहले प्रकाश छापिए उसकी तो बराबर मिलेगी। ठीक है ना, ठीक है ना, एक वो उसके साइड में बैठता है, तो जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर उड़ा साहब के चैम्बर के साइड में है, वो सत्येंद्र नाम उसका, वो बैठता है, बहुत बहुत मैकेनिकल लिखता है वो। किसी का कंटेंट कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है, किसी के कंटेंट को देखकर डाउन या लो फील करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी अपनी कलम है, आपकी अपनी सोच है, उसी को फिनिशिंग देने की बात है बस। ठीक है, आपका कंटेंट किसी से कम नहीं है, सुपीरियर भी नहीं है तो किसी से कम भी नहीं है। ठीक है ना, सारे बराबर हैं। ठीक हो गया, बस क्या है कि सामने वाले ने उसका जो पर्सनल कंटेंट था उसको काम कर करके, उसके ऊपर मेहनत कर करके उसके बाद फिनिशिंग कर दी, पॉलिश मार दी उसके ऊपर। ठीक है ना, जूते में मारी होगी ना पॉलिश, चमक जाता है पॉलिश मारने से? नहीं, पॉलिश मारने से मैला हो जाता है, फिर पॉलिश को रगड़ना पड़ता है, दिस इज कॉल्ड फिनिशिंग। ठीक है ना, चेहरा दिखना चाहिए उसमें। ठीक है ना, ये फिनिशिंग कर ली है सामने वाले ने, हमने बस फिनिशिंग नहीं करी, सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है जी, डन। यहाँ पे धीरे 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 फिनिशिंग करते रहो, पीटी को डेवलप करते रहो, मेंस को डेवलप करते रहो। ठीक है जी, निकल जाएगा सारा का सारा काम। आओ जी जरा देखो, लिखते समय दिक्कत क्या आती है? बच्चे डिग्री लेवल का एग्जाम लिखते हैं, उनका कंटेंट जो होता है, ठीक है जी, जो पर हमने डिस्कस किया, ठीक है जी, जो हम नहीं लिखेंगे, सिंपल, यहाँ पे आपको टैक्टिक्स सिखाई जाएगी। ठीक है जी, किस हिसाब से लिखना चाहिए। ठीक है जी, सीधा सिंपल आपकी, जैसे आपको बताया जाएगा इंट्रोडक्शन क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, जो इंट्रोडक्शन में लिखा है वो यूं कहीं उठा के कंक्लूजन में लिख देते हैं, या फिर जो कंक्लूजन में चीज लिखनी चाहिए वो इंट्रोडक्शन में लिख दी, और जो इंट्रोडक्शन में चीज लिखनी चाहिए वो कंक्लूजन में लिख देते हैं। ठीक है जी, कंक्लूजन में कभी भी अपना ओपिनियन नहीं देना चाहिए। ठीक है जी, सिंपल है जी, बहुत सारी चीजें होती हैं, ये आपको समय समय पर धीरे धीरे आपको सिखाई जाएंगी।
इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है जी। क्या हिस्ट्री डालनी चाहिए, हाँ डालनी चाहिए। क्या ऑब्जेक्टिव डालना चाहिए, हाँ डालना चाहिए। मीनिंग डालना चाहिए, हाँ डालना चाहिए। डेफिनेशन डालनी चाहिए, हाँ डालनी चाहिए, ठीक है जी। और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी डालनी चाहिए, हाँ जी डालनी चाहिए उसकी, ठीक है जी। फिर इसके बाद कौन सा इंग्रेडिएंट डालें, ठीक है जी, कौन सा टॉपिक डालें, कौन सी हेडिंग डालें, ये सारी सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है जी। डन है। मैं आपको बोल चुका हूँ कि ये मैं मैंडेट करने वाला हूँ, ठीक है जी। मैं खोज में निकल चुका हूँ, ठीक है जी। जिस बच्चे ने अपने रोहतक के अंदर जिसने मेंस लिख रखे हैं काफी सारे, ठीक है जी, उसकी ड्यूटी लगाऊंगा, ठीक है जी। जो बच्चा इधर से अपना मेंस की तैयारी करने का इच्छुक है, वो सीधा अपना एग्जाम चेक करवाएगा, सीधे वहां भेज दूंगा और उससे बात करेगा अपना, भाई आया दिक्कत है तो, ठीक है जी। डेवलप कर लो। आज डेवलप करोगे तो ये सारी जगह काम आएंगी। जरूरी थोड़ा ना कि जितने बच्चे तैयारी करते हैं सारे जज लग जाते हैं। एक लड़के ने इतनी बढ़िया मेहनत करी, ठीक है जी, फिर भी वो जज बनने से रह गया। लेकिन उसकी मेहनत दिखाई देती है जब वो कोई केस ड्राफ्ट करता है ना, और जब वो जज साहब के सामने जाता है, जज साहब यूं होता है भाई यार ये कौन है, इससे तो मुलाकात करनी पड़ेगी। 90% तो टीचर ऐसे नहीं करते। हाँ करते नहीं, यहाँ नहीं करते। बेसिकली ये, ठीक है। अरे बेरटी पढ़ा नहीं आता है ना, बेरट में पढ़ते हैं, ठीक है जी। ये बेसिकली इसलिए क्योंकि मेहनत नहीं करते, ठीक है जी। और जो बच्चा, जो लड़का लड़की मेहनत करके वहां पहुंच गया, ठीक है जी, और जिसकी कंटेंट में दम है, ठीक है जी, जज साहब स्पेशल बुलाएंगे और उसके साथ स्पेसिफिक बिहेवियर रखेंगे, ठीक है जी। और अगर इंटेलिजेंट एडवोकेट है तो जज साहब के उसके पर्सनल लिंक बनेंगे, जज साहब तो उससे ओपिनियन पूछा करेंगे कि वकील साहब ये बताइए, ठीक है जी। मेरी आदत नहीं है नाम फेंकने की, ठीक है जी। सही। जजमेंट लिखने का भी मौका मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल है, ठीक है जी। इवन जज साहब ये बोल देते हैं कि बिल्कुल वो दोस्त बन चुके हैं, यार ये मेरे से बन नहीं रहा है इसलिए जजमेंट वगैरह लिख दे। मैं जी ठीक है जी, मैं लिख देता हूँ, जाओ जजमेंट लिख देता हूँ। कब कब चाहिए आपको, ये थोड़ा सा अर्जेंट है, मैं चलो परसों देता हूँ, आपको ड्राफ्ट भेज देता हूँ, ठीक है। आप एक बार उसको चेक करें। वकील साहब ने क्या करा, जजमेंट लिखे, मैं अगेन मैं ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं कोई रिकॉर्ड की बात नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना। ठीक, ऑफ द रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। बढ़िया जजमेंट लिख कर भेज दी, ठीक है जी। जज साहब ने चेक करी, बोले क्या वकील साहब क्या बात है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू, सही हो गया, डन। ये सारी चीजें धीरे धीरे आपको सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है जी। इन पे काम करना पड़ेगा, या तो आज काम करोगे नहीं तो धक्के खा के फिर वहां काम करोगे, ठीक है जी। वहां मुश्किल होती है, ठीक है ना। चलो जी, धीरे धीरे आप करोगे, आगे आ जाओ। फिर दिक्कत क्या आती है, केस लॉज की दिक्कत आती है भाई, कैसे याद करें। ध्यान रखना वीआईएल की फीचर यही है, हम केस लॉज ही याद करवाते हैं, ठीक है जी। डन, सिंपल। केस लो याद करना, मतलब किसी ने अगर लो पढ़ना है ना और वो केस लो नहीं पढ़ा रहा है तो ध्यान रखना वो टीचर नहीं है। कोई बच्चा है जिसने के अपना लो पढ़ना है, लो की तैयारी करना करना है, और वो केस लो ही नहीं पढ़ रहा, उनको याद ही नहीं करना, ध्यान रखना वो एस्पायरेंट नहीं है। और जिस इंस्टीट्यूशन में ऐसा काम हो रहा है वो इंस्टीट्यूशन नहीं है। मे इट बी यूनिवर्सिटी वाला इंस्टीट्यूशन, मे इट बी इंस्टीट्यूशन लाइक दिस, ठीक है ना। केस लो ध्यान रखना, केस लो फाउंडेशन है, ठीक है जी। केस लो जिसका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है जी, वो बच्चा ना तो पीटी में मार खाएगा, ना मेंस में मार खाएगा, ना वो इंटरव्यू में काम मार खाएगा, ठीक है जी। डन। ऐसे ऐसे इंटरव्यू फेस करने वाले बच्चे ये ऐसे ढीठ हो जाते हैं, ठीक है जी। मेरे एक फ्रेंड है जो जिसका सिलेक्शन छठे इंटरव्यू में हुआ है, इससे पहले 5 इंटरव्यू दे चुकी थी, ठीक है जी। वो इतनी ढीठ हो चुकी थी, इंटरव्यू में जाके बैठ गई ना छठे इंटरव्यू में, तो उसने मुंह पकड़ लिया था इंटरव्यूअर का। नहीं नहीं, हालांकि बस वो थोड़ा सा एड्रेस करने का तरीका थोड़ा सा बहुत बहुत, क्या बोलते हैं उसको, बटरिंग वाला और बहुत ही शुगर कोटिंग वाला होता है। नो 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 माय लॉर्ड्स, एज पर माय लिमिटेड नॉलेज, एज पर माय लिमिटेड नॉलेज, ठीक है जी। मैंने जो केस लो पढ़ा है उसके अंदर तो ये बात लिखी हुई है, मुझे तो नहीं लगता है। हालांकि ये लॉर्डशिप इज सेइंग, तो ये तो ठीक ही हो सकता है। पर वो सामने वाला इंटरव्यू, यार ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया, तो बोले ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वो उसी समय बाईपास कर जाता है वहां से, ठीक है जी। जहां से इंटरव्यू के मुंह से निकल जाए वेरी गुड, सिलेक्शन छोड़ है। मेरी फ्रेंड को बोल दिया था कि भैया वेरी गुड शाबाश, ठीक है जी, उसी समय श्योर हो गई थी कि भाई उसने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया था कि पहले हो गया। रिजल्ट आया, ठीक है जी, 4th नंबर में नाम था। सही। डन। आओ जी। कई बच्चे बेसिकली क्या है पैरा वाइज लिखते हैं, कई बच्चे जो है वो पॉइंट वाइज लिखते हैं, भाई कौन सा बेस्ट है, दोनों बेस्ट है यहाँ पर।
ठीक है जी। कोलेटरली भी आपको लिखना सिखाया जाएगा। ठीक है जी। आगे आ जाओ, फिर क्या करें। डन, ये काम हो गया। आओ जरा मेंस के एग्जाम के बारे में एक बार समझ लेते हैं, हरियाणा की जब हम बात करेंगे। आपके 3 दिन चलते हैं भैया, ये 5 एग्जाम होते हैं। सिविल फर्स्ट, इसमें सीपीसी प्लस बेरेक्ट आते हैं। सिविल सेकंड, इसमें आपका फैमिली लॉ प्लस बेरेक्ट आते हैं। ये आपका 200 नंबर का, ये आपका 200 नंबर का। क्रिमिनल आपका एक ही होता है, ठीक है ना। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। आज की डेट में बीएनएस, बीएनएसएस, टीपीएससी, बस यही रहते हैं इसमें। ठीक है जी। कितने नंबर का? 200 नंबर का। इंग्लिश, ध्यान रखो, इंग्लिश किस हिसाब से आती है? ग्रामर प्लस एसए, 200 नंबर। फिर आपका हिंदी का आएगा व्याकरण प्लस प्रस्ताव, 100 नंबर का। टोटल कितने नंबर के? 900। ठीक है जी। आपको कितने लेने हैं? अगेन, एवरेज बच्चा कितने का होता है? 60% का। 50% वाला एवरेज नहीं होता, ठीक है ना। सिंपल, एवरेज बच्चा होता है जिसको बोलते हैं भाई इज एन एवरेज, ठीक है ना। उसको बोलते हैं 60% वाले। आपको बस अबव एवरेज होना है, कितना? 70%। ठीक है जी। 900 का 70%, 630, 900 में से। ठीक है जी। 630 किसी बच्चे के आ जाएंगे तो उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है जी। आओ जरा इंटरव्यू की बात कर लेते हैं, फिर इस पे चलते हैं अपना सीधा। देखो जी, किसी भी स्टेट में जब आप इंटरव्यू की बात करते हो तो हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम का हिसाब किताब होता है। ठीक है जी। ध्यान रखो, हरियाणा में 200 नंबर का इंटरव्यू होता है। ठीक है जी। मिनिमम मैक्सिमम का हिसाब किताब होता है। अगेन आई एम, अगेन मैं दोबारा से ऑफ 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 क्या बोलूं, मतलब ऑफ रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है। देखो, हर किसी को अपने सिस्टम, अपना सिस्टम बिठाना होता है। अपने कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है जी, उसके हिसाब से उनके नंबर से पता चलता है। ठीक है ना, कि मिनिमम मैक्सिमम का क्या हिसाब किताब है। जैसे कि यूँ बोलते हैं कि भाई किसी बच्चे के 90 से कम नहीं आने चाहिए मिनिमम, और 120 से ज्यादा नहीं आने चाहिए किसी के। हर बार आ जाएगा। ठीक है जी। तो शांति होके बैठ जाओ, 90 से नीचे आपको नहीं मिलेंगे। कितनी मेहनत करें, 120 से आपको ऊपर नहीं मिलेंगे। तो सारा का सारा दारोमदार आपने बेसिकली मेंस के अंदर कितने लिए हैं। अगर आपकी रैंक फर्स्ट है मेंस में, समझ रहे हो, अगर आपकी रैंक फर्स्ट है, छोड़ दो, अगर आप टॉप 10 हो, चाहे मिनिमम चाहे मैक्सिमम, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आपका हो चुका है। आपके फ्यूचर के साथ, आपके कैंडिडेचर के साथ छेड़छाड़ जो है, खिलवाड़ वगैरह नहीं किया जाए। क्यों? अगर कोई टॉप 10 की तरफ उंगली गिरता है, ठीक है ना, तो टॉप 10 की अगर उंगली आ गई एसपीएससी की तरफ तो पूरा पेपर, ठीक है ना। और एसपीएससी तो डीट हो चुकी है, पता होगा। ठीक है ना, ये किसी भी लेवल पे कैंसिल करवा के बैठ जाते हैं। अच्छा, फिर ये है कि चलो कोई बात नहीं, अगली बार थोड़ा ढंग से काम कर, नहीं, ठीक हो गया। बट ध्यान रखना, एचपीएससी की बेइज्जती तो होती है पूरे यूनियन में। वो एचपीएससी का कोई भी नाम लेगा, बोले एचपीएससी को, कोई कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई ये कमेटी बनाते हैं, कोई स्टैंडर्ड नहीं इनका। ठीक हो गया। डन। ध्यान रखो, इंटरव्यूअर के अंदर बेसिकली क्वेश्चंस की जब हिसाब किताब होती है तो दो हिसाब से सवाल जवाब होते हैं। ठीक है ना। एक तो होता है भैया फिक्स्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। एक होते हैं, क्या कहूं, मतलब जनरेटेड। फिक्स क्वेश्चन कौन से होते हैं? सीधा सिंपल, एक्सप्लेन योर सेल्फ, सिंपल ऐसे लिख दूं। बताओ भाई, अपने बारे में बताओ। ये फिक्स क्वेश्चन है, ये हर कैंडिडेट से तो पूछा ही जाएगा। इसमें बच्चे को मौका मिल जाता है कि वो अपनी स्किल्स दिखा सके, अपना मैनर दिखा सके, वो किस प्रकार से एड्रेस कर रहा है सामने वाले को, वो किस प्रकार की अथॉरिटी है, ठीक है ना। वो पूरा शो करने का मौका मिलता है। ठीक है जी।
सिंपल हो गया। लेट्स से आप किसी रूम के अंदर घुस रहे हो, ठीक है जी, उसके अंदर लेडीज ही बैठी हुई, लेडीज बैठी हुई बिल्कुल नई से एज की, ठीक है जी, बुजुर्ग बैठा हो, वो तो दिख ही रहा है, बाल भी बिल्कुल व्हाइट है उसके, हो सकता है लास्ट ही कमेटी मेंबर हो, ठीक है जी, हफ्ते भर में खत्म हो जाए, इंटरव्यू खत्म हो सिलेक्शन होने के बाद, ठीक है। क्या करोगे आप, किसको वो डाउन करोगे, सबसे पहले लेडीज को आप नमस्ते करोगे, ठीक है जी, जैसे आप अंदर घुसेंगे, ठीक है जी, सबसे पहले लेडीज को, फिर उसके बाद बुजुर्ग से जवान की तरफ चलो, करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल, ठीक है ना। एक साइको साइकी का बंदा बैठा होता है, एक साइकिक बैठा होता है, ठीक है जी, वो आपका मैनर नोट कर रहा होता है, सिंपल, पता लग जाता है, ठीक है जी, हाँ सही है। चेयर खींच गया एक तो फतर, एक आराम से जो है चेयर खींचे, ठीक है जी, किस तरीके से बैठा है, ठीक है ना, आराम से बैठा है, सीधा सिंपल, ठीक है जी। किसी को आदत ही बहुत है यूं सीधा सीधा यूं यूं करने की, ओए ओ यूं यूं करने की, वो हर चीज को नोट करेंगे, ठीक है ना। लेट से किसी को आदत इतनी है भाई वो हाथ हिलाए बिना बात ही नहीं कर सकता, तो इस हिसाब से बात, ठीक है ना, उंगलियां और अंगूठा अपनी तरफ, उधर नहीं होना चाहिए वरना वो यूं कर देंगे, बाहर चला जाए, ठीक हो गया। असल में तो हिलाओ भी मत, ठीक है, अपने अंदर ही समेट के रहना, बाहर नहीं निकलना आपने, ठीक है ना, वो 2 मिनट में पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। देन इसके बाद होते हैं जनरेटेड क्वेश्चन, सही। फिक्स क्वेश्चन जब खत्म हो जाते हैं फिर आपसे पूछा जाता है, हाँ जी बताओ जी, आपका आपका कंसर्न एरिया, आपका फेवरेट सब्जेक्ट बताओ जी, आप कहाँ पर बेसिकली अपना इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है जी, यहाँ से सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। अब जब आप जवाब दोगे आपके जवाब में से सवाल निकल के आएगा नेक्स्ट, तो जवाब भी आपको सोच समझ कर देना, उसको आगे मटेरियल नहीं पकड़ाना, ठीक है ना। यहाँ पर जनरेटेड क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो इंटरव्यू क्या बोलते हैं, जो कैंडिडेट होता है उसके पास दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है, ओकेजन क्रिएट हो जाता है, क्या अगर वो बढ़िया है बच्चा, ठीक है जी, तो पूरा पूरा इंटरव्यू अपनी सहूलियत के हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है ना। जवाब इसी हिसाब से दे ताकि उसको पता हो कि मैं अगर ये जवाब दूंगा तो इसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जानबूझकर खुद ही पकड़ा रहा है वो कि इसमें से आएगा और मैं तैयारी करके बैठा हूँ, नेक्स्ट का जवाब आएगा तो उसमें से एक क्वेश्चन दे देगा, ठीक है जी, चाहे आपका इंटरव्यू 10 मिनट हो, 12 मिनट हो, 20 मिनट हो, 25 मिनट हो, आप मैनिपुलेट कर चुके हो उसको, ठीक हो गया। चलो आगे आ जाओ, सिंपल रहेगा। आओ जी, देखो जरा, जो एक्स्ट्रा बेरक मैं डाल रहा हूं इसके अंदर, जो आपके सीनियर जुडिशरी में काम आएगा, ये लो जी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, हर स्टेट में पूछते हैं लगभग लगभग, ठीक है जी, किसी किसी स्टेट में तो स्पेसिफिक पूछते हैं, जैसे चैप्टर 17 पूछ लिया खालिस, ठीक हो गया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये चेक बाउंस वाला प्रैक्टिस में बहुत काम आता है भैया ये, ठीक है जी, ध्यान रखना कई वकीलों की तो रोजी रोटी है, बिल्कुल है। अच्छा अब दो, मैडम किसको कह रहे हो, एडवोकेट को कह रहे हो, जजिस को दो गए अब, चलो जी, वही बहुत बहुत भला हो गया, जो पहले जो बैठे होते थे उनकी डेली कोच लिस्ट 500 500 जाती थी, बेचारे बावड़े हुए बैठे रहते थे, बहुत बहुत अच्छा किया। आओ जी अब आगे आ जाओ, पॉक्सो, ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट को बहुत अच्छे से फॉलो करना शुरू कर दो, ठीक है जी, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्किन टच पॉक्सो में नहीं आएगा, पता है, अभी रिसेंटली, ठीक है जी, एक आदमी बस में चढ़ता है, ठीक है जी, सही, वो बस जो है छोटे स्टूडेंट से भरी हुई है, ठीक है ना, अब वो जो है आदमी भीड़ के अंदर है, ठीक है जी, और साइड में एक बच्ची खड़ी हुई है, बच्ची अपनी स्कूल ड्रेस के अंदर है, ठीक है जी, सिंपल है। अब वो शर्ट के ऊपर से उसको मोलेस्ट करता है, ठीक है जी, पॉक्सो में डाल लेंगे। स्किन टू स्किन टच नहीं हुआ है, बीच में फैब्रिक आ गया है,
सुप्रीम कोर्ट के विचार बदल चुके हैं। ठीक हो गया, सिंपल हो गया। सही, स्किन टू स्किन टच का मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है ना? अब ये बेसिकली इसके अंदर समझ पाओगे आप। ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट को अगेन शिद्दत से फॉलो करना शुरू कर दो, जो भी इंपॉर्टेंट साइटेशन आ रही है। ठीक है जी। मैं बस उसके 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 चक्कर में हूँ, किसी ने बता दिया कि एक सिंपल सिंगल प्लेटफॉर्म आपको मिलता है। ठीक है ना? आप उसके थ्रू जो है अपना हर अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जो है अपडेट डाल सकते हो। सिर्फ उसकी वेट में हूँ, क्योंकि अपना पुराने वाला पेज जो है बेसिकली उसका पता नहीं क्या नाम था उसका, ये बेसिकली उसके अंदर मैं केस लॉज वगैरह डालता होता सुप्रीम कोर्ट के, अपने हाई कोर्ट के, और जो भी बढ़िया बढ़िया हाई कोर्ट है देश की, जो भी ओपिनियन आता होता था उसका मैं वो डालता होता था। बस उस प्लेटफॉर्म के ऐप के चक्कर में हूँ। जैसे ही वो ऐप मुझे मिल जाएगी, ये डेली बेसिस पर, अगर मान लो डेली आ रही है ऐसी जजमेंट तो डेली आपको मिला करेंगी। ठीक है जी। अगर भैया 3-4 दिन में आ रही, हफ्ते में एक आ रही, तो उस हिसाब से आपको मिला करेगी। ठीक है जी। आओ, तीसरा जो आपका जो बेर एक्ट में कराऊंगा वो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस का ये जूनियर लेवल पे भी आता है, सीनियर पे भी आता है। ठीक है जी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट एक्ट जूनियर पे आता है। जूनियर पे यदि आएगा तो चैप्टर 17 आएगा ओनली, ज्यादा से ज्यादा जो डेफिनेशन वाला चैप्टर हो वो आ जाएगा। जब हम सीनियर की बात करते हैं तो पूरा आता है। सेम गोज विद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ठीक है जी। आओ जी, नंबर 4, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, पीओ एक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है जी, दोनों में आता है ये। चलो जी, SC ST एक्ट। ठीक है जी, आता है। जो भी पूछ लेते हैं SC ST एक्ट किसी किसी स्टेट में। NDPS, ये नशे पते। ठीक है ना? नैरकोटिक ड्रग्स। चलो जी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। MACT, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, ये मोटर एक्सीडेंट क्लेम एक्ट होता है बेसिकली, MAC ये बोलते हैं इसको। टी तो वैसे ही लगा दिया। ठीक है जी। अगेन, जो कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी मास्टर जिस सब्जेक्ट से पंगा नहीं लेता, TPA, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसको समझाने से पहले बहुत शिद्दत से खुद पढ़ना पड़ेगा, बहुत बड़ी हिस्ट्री में से गुजरना पड़ेगा। आपको फिलोसफी पता होनी चाहिए, अंग्रेजों की क्या फिलोसफी थी, तो ही करवा पाओगे। इसका बेर एक्ट और इसकी कमेंट्री बिल्कुल अलग दिशाओं में बात करते हैं। जब इसका नंबर आएगा तब हम देखेंगे किस तरीके की हिपोक्रेट बेर एक्ट है। फिर आपका करवाया जाएगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ठीक है जी। जूरिस्प्रूडेंस भी आपको कराऊंगा मैं। आपको शरिया एक्ट करवाया जाएगा। फिर आपको करवाया जाएगा वकफ एक्ट, ये हटा देना, WAKAF, वकफ एक्ट। ठीक है जी। आओ जी, अब जरा जूरिस्प्रूडेंस बहुत पूछा जाता है भैया। ठीक है जी। इस जूरिस्प्रूडेंस के अंदर ही मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस भी आ जाता है। ठीक है ना? किसी किसी स्टेट में तो जूरिस्प्रूडेंस के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस ही पूछते हैं। सब आ चुकी है इसके अंदर। जो दूसरी स्टेट है सिर्फ उनके लोकल बचे हुए हैं। इसके बाहर से किसी भी स्टेट का एग्जाम दे देना, नहीं आएगा। हाँ, उनके लोकल एक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर आप लोकल मिला होगा तो फिर तो 200-400 एक्ट बन जाएंगे। ठीक हो गया? सिंपल रहेगा। चलो जी, आओ जी, अब जरा, नहीं है उसकी जरूरत ही नहीं।
1.5 से 2 साल लगेंगे, ठीक है ना। मैं तो डेट लगाऊंगा 2 साल, इस बार का जो बैच आया उसके हिसाब से 5 महीने में सीपीसी पढ़ने वाला बैच। आओ जी, आने दो जरा, आओ। दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक हो गया जी। कब आया है एक्ट ये? 1872। ये कॉमा लगाकर 1872 या साल लगाने का मतलब क्या है? ये उस ईयर में पास हुआ है, ये है एक्ट। 1872 में पास हुआ, ठीक है जी। 1857, सन 1857 में, ठीक है जी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है देश में, पता है ना। हमारे देश के फेक स्टोरी ने इसे लिखा गदर, ठीक है ना। गदर होता है कि यह इस पृथ्वीलोक पर घटित हुआ, ठीक है जी। अपने आप में सबसे बड़ा आश्चर्य है, अंग्रेज जब आए तो इस पूरी दुनिया को पता ही नहीं चला कि अंग्रेज उनको गुलाम बना चुके हैं। इससे पहले उनसे तो हम खुलेआम लड़ ही रहे थे। और मुसलमानों से लड़ने का तो मतलब ये होता था, मुसलमान जैसे इन्वेड करेगा आपके शहर के अंदर आएगा, आपके शहर में वैसा बिल्ली भी नहीं बचेगी, उसको छिपकली भी मिलेगी तो उसको भी मार देगा वो, ठीक हो गया। डन। अंग्रेजों का नहीं पता चलता था, आपको पता नहीं लगता था कि वो आपको मैनिपुलेट कर चुके हैं, ठीक है जी, वो आपको गुलाम बना चुके हैं। डन। तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक 1857 तक कंपनी का राज था, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज होता था, ठीक है जी, सही। डन। जैसे जैसे कंपनी का सीईओ है, ठीक है ना, जैसे आजकल मूवीज वगैरह में देखा जाता है, तो एक एरिया जो है एक्वायर कर लिया और उसके ऊपर जो हो कंपनी का सीईओ जो जो भी ऑर्डर देगा वो मान लेंगे, ठीक है ना। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों को लगा कि भाई नहीं, ये इस तरीके से देश नहीं रुकेगा, अभी तो लूटने के लिए बहुत कुछ था, ठीक है ना। अभी तो 100 150 साल ही तो गुजरे हैं, कंपनी लूटा खाया है, ठीक है जी। चलो जी, इसके बाद क्वीन का शासन हो गया है। 1857 के बाद क्वीन ने कंपनी से सत्ता हस्तांतरण करके अपने हाथ में ले ली, ठीक है ना। पहले कंपनी के नाम पे शासन चलाया जाता था, ठीक है जी, और उसके बाद 57 के बाद क्वीन के नाम पे शासन चलाया जाने लगा। इसके कारण, इसी कारण से आप हमारे देश के अंदर जो भी कानून पढ़ोगे, ठीक है जी, जो पुराने वाले, ये पुराने वाले तो ये बचे हुए, इनका नंबर लगेगा, ये चेंज होने हैं, ठीक है ना। ये वाली सरकार कटिबद्ध है, जो भी कॉलोनियल निशानियां उनको मिटाएगी, ठीक है ना, सिंपल। तो क्या है, वो सबसे पहले जो कानून लेकर आए हैं, है ना, आईपीसी, याद है किसी को? 1857 के गदर के बाद, क्रांति के बाद ही हुई है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, इसी कारण से। और आईपीसी तो सबसे पहले इसलिए आई क्योंकि सबसे पहले तो क्या है, जो इस तरीके का जो माहौल मचाओ, अंग्रेज बोलते थे गदर, ठीक है ना, हम तो क्रांति ही बोलते शुरुआत से, ठीक है ना, या फिर स्वतंत्रता संग्राम ही बोलेंगे उसको, ठीक है जी। सबसे पहले आईपीसी लेकर आए, ठीक है जी। आईपीसी लेने के बाद क्या है, बहुत ब्रूटल तरीके से जो है दबाया गया। अभी रिसेंटली मैं कल परसों सुन रहा था, ठीक है जी, 1.6 बिलियन लोगों को मारा है अंग्रेजों ने इस देश के अंदर। ये अभी कल परसों में डाटा सुन रहा था, ठीक है, 16 करोड़, 1.6, 10.10 करोड़ 60 लाख लोगों को मारा। आई डोंट नो ये बिलियन कैसे होता है, पता नहीं, इनकी टर्मिनोलॉजी बदलती रहती, ठीक है जी, सही। 60 लाख तो सिर्फ हुमायूं में मर गए थे। बंगाल में अकाल आया, ठीक है जी, अंग्रेज कहाँ है, अंग्रेज अपना पार्टी में, ठीक है जी। डन। चलो जाने दो इसको। डन। चलो, फिर 1872 आता है धीरे धीरे, ठीक है जी, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है। सिंपल रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आने से पहले देखो, कोई अगर आपको टीचर, इवन मैं तो कहता हूँ टीचर भी अगर आपको ये बोलो कि इससे पहले कोई कानून नहीं था, इसमें तो खैर यही लिखा हुआ है, ठीक है ना। बट अगेन, जो दुनिया का ट्रेड संभालते थे वो वाली सभ्यता, कोई ये बोले कि भाई कोई कानून नहीं था, ये तो ये कोई मतलब मानने वाली बात नहीं, ठीक है जी।
हमारे अपने अलग कानून चलते होते थे जिसको अंग्रेजों ने बेसिकली गायब भी कर दिया है। अब पता भी नहीं कि कौन से कानून चलते थे। सबसे पहला कानून जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है जी, उसमें हम यही पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है ना, पहले संविधान अधिनियमों से चलता था। ठीक है जी, चलो जी, आओ जी, ध्यान रखना, अंग्रेज अपनी सुविधा कर लेकर इसको लेकर आए थे, अपनी सुविधा के लिए। ठीक है जी, इसको धीरे धीरे जो इंडियन सरकमस्टांसिस थे उसके हिसाब से चेंज किया गया है। ठीक है ना, जब आपने डिग्री की अपनी को एग्जाम वगैरह दिए होंगे या फिर जब आपने एलएलबी में एडमिशन लिया होगा, तो मेरे ख्याल सबसे पहले आई थी, है ना, कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहली क्लास में आपने पढ़ा होगा। मे इट बी 5 ईयर वाली क्लास आपकी या फिर 3 ईयर वाली। डन, सबसे पहले साल आपने यही पढ़ा होगा। डन, उसमें एक आपने क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा, डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ। ठीक है ना, ये शुरुआत के पहले दिन से ही हम इसको उठाकर चलेंगे। ठीक हो गया, डन हो गया। धीरे धीरे इंडियन सर्कमस्टांसेस के हिसाब से इसको चेंज किया गया है। ठीक है जी, डन। चलो जी, आगे आ जाओ। ध्यान रखना, अगेन, जैसे हिस्ट्री मैनिपुलेट हुई है वैसे ही लॉ भी मैनिपुलेट हुआ है हमारे देश में। ठीक है, जो भी आजादी से पहले का जो भी लॉ है वो मैनिपुलेटेड ही पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, बच्चे के साथ कॉन्टेक्ट हो सकता है, बताओ, कॉमन सेंस की, मैं लॉ की बात ही नहीं कर रहा। एक छोटे बच्चे के साथ कॉन्टेक्ट कर ले, मैं तुझे एक टॉफी दूंगा और तू बदले में मुझे अपनी मोटरसाइकिल दे दे हायाबुसा, वो तो मान जाएगा, लेकिन आप कहीं पर ले जाकर कर सकते हो कहीं पे। लेकिन अंग्रेजों ने एक बच्चे के साथ कॉन्टेक्ट कर लिया था और कोई नूर हीरा ले गए। वो केस लॉज भी नहीं पढ़ते, वो केस लॉ भी नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, अंग्रेज जब पूरी दुनिया पे जो ये जहां जहां पे स्थापित है, ठीक है जी, वो जब राज छोड़कर गए तो उसके बाद उन्होंने पैसा पानी की तरह बहाया, कहा, सारी दुनिया की हिस्ट्री को फेक करने, क्योंकि जैसी ओरिजिनल हिस्ट्री आएगी तो फिर लोग ठोकेंगे इन पे। ठीक है जी, जो अब शुरू हो गया मामला। सही हो गया, तो अगेन ज्यादा भड़क मत लेना। ठीक है ना, कि हमको जो है वो कोई नूर की हिस्ट्री के बारे में कोई बात नहीं, वो हम अलग पढ़ लेंगे, वो हिस्ट्री क्लासेस पढ़ लेंगे। हाँ वो तो है, और कोई नूर हीरा तो क्लेम कर ही रहे हैं। हाँ वो तो है, अब क्या करेंगे। ध्यान रखना, जब हम इंग्लिश इंग्लिश जब हम इंग्लैंड में जाके हिस्ट्री बुक्स पढ़ते हैं तो ध्यान रखना वो इतनी ग्लोरीफाई हिस्ट्री पढ़ाते हैं अपने बच्चों को कि उन्होंने गुलाम बनाकर पूरी दुनिया पर एहसान किया है। अंग्रेजों के आने से पहले हम तो आदिवासी लोग थे। हाँ वो अपनी हिस्ट्री बताएं, देखो, व्हाट्स एवर, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपनी हिस्ट्री नहीं बताएंगे, लेकिन मैं तो सीधा सिंपल ट्रूथ की बात कर रहा हूँ। सुनो 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 सुनो, मैं तो ट्रूथ की बात कर रहा हूँ, आप सच्चाई बताइए, आप बताइए। मैं तो वही कह रहा हूँ, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि ट्रूथ पढ़ाओ, अपने बच्चों को सच्चाई पता पढ़ाओ। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ। ठीक है, ये तो फैक्ट है, हम गुलाम थे, हाँ थे हम। ठीक है ना, उनसे पहले मुस्लिम गुलाम थे, हम थे। ठीक है जी, ये तो फैक्ट है, लेकिन मैं कह रहा हूँ सच्चाई पढ़ाओ, क्योंकि जब सच्चाई, जब बाद में एक समय के बाद जब सच्चाई बाहर निकलती है तो केओस होता है। ये देख रहे हो जितने भी मंदिर मस्जिद है, ठीक है जी, हर जगह दंगे हो रहे हैं। ठीक है जी, अब क्या है, दिल्ली के ये झुकी बस्तियां साफ कर रहे हैं, हर कोई ये बोल रहा है हमको 50 साल हो गए, हमको 60 साल हो गए। अब क्या तुम मालिक हो क्या, नहीं है, लेकिन हम तो दंगा कर देंगे। यही होता है जब सच बहुत समय तक दबा रहे, केओस मचेगा फिर। ठीक है ना, आप सच्चाई पढ़ाओ। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सेटलमेंट जो कुछ भी है, अब जो नई सेटलमेंट है वो मॉडर्न सेटलमेंट, वो हिलेगी, उसकी बुनियाद हिलेगी। ठीक है जी, उसकी बुनियाद हिलोगी तो केस मचेगा। चलो आगे आ जाओ। सही, ध्यान रखना, अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए पढ़ा बनाया इसको। ठीक है जी, सिंपल, तो ज्यादा इस बात पे तवज्जो मत देना कि भाई कोहिनूर वाला केस नहीं करवाया, ये तो भाई यहाँ से चम्मच भी ले गए, सोने का पोचा भी उठा के ले गए, अपने मंदिरों में रख, म्यूजियम में रख लिया। ठीक है जी, ये इसके विषय में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, अगेन हमारा मकसद क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इस तरीके से आत्मसात कर लेना कि चाहे पीटी का क्वेश्चन आ जाए,
चाहे मेंस का क्वेश्चन आ जाए या फिर इंटरव्यू के हिसाब से क्वेश्चन आ जाए, हम एक सेटिस्फैक्टरी आंसर दे पाए, बोलकर, लिखकर या फिर पॉइंट वाइज। ठीक हो गया? सिंपल है, डन, सही। चलो अब शुरू करने से पहले देखो, क्लास के अंदर आपके नोट्स दो प्रकार से बनेंगे, और ये दोबारा से इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैं कोई स्पेसिफिक डिक्टेशन आपको नहीं करवाऊंगा, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे सिर्फ उनकी डिक्टेशन हम करेंगे, यानी सारा का सारा अपने कच्चे नोट्स बनाते रहना भैया, ठीक है। अगेन बार बार मैं रिमाइंड नहीं करवाऊंगा, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत रिमाइंड कराना पड़ता है, वो अपनी दुनिया में रहते हैं, ठीक है ना। अपना पेन उठाया और लिखते रहना, जो पॉइंट आपको लगे इंपॉर्टेंट है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो तो मैं बोल ही दूंगा लिखो इसको, बाकी जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे अपना करते रहो, ठीक है जी। वरना सीधी सिंपल से एक हैबिट बनाओ, अपने जो भी आपकी नोटबुक है उसके अंदर सिंपल लिखो सेक्शन 1, ठीक है ना। क्लास के अंदर क्या बताया गया, जो भी बताया गया उसको लिख लो, ठीक है ना। डायग्राम बनाना है आपने डायग्राम बनाओ, आपने कुछ और वर्ड वाइज लिखना है वर्ड वाइज लिखो, ठीक है जी। आपने पॉइंट बनाने आपने आप पॉइंट, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दो हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है ना। ये पहला हिस्सा कब निकलेगा पता नहीं लगेगा, दूसरा हिस्से की मुसीबत बन जाएगी, ठीक है ना। इसके नोट्स नहीं तैयार करोगे, इसलिए पेन नहीं रुकना चाहिए आपका, सिंपल रहेगा, डन। पहली हेडिंग बनाइए, इंट्रोडक्शन। देखो जी, हम जैसे लिखते हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोमा 1872, ये समझ में आ गया, यानी 1872 में ये पास हुआ है, ये कानून बन के हमारे पास आ गया है, सिंपल। 1857 से पहले का कोई भी लॉ हम नहीं पढ़ते हैं, सही हो गया। चलो सही, पहला पॉइंट लिखो इसका, ऑब्जेक्टिव। बताओ जरा क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, सिर्फ कॉमन सेंस का सवाल है, अभी हम मेरठ के अंदर आए ही नहीं, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन, ध्यान रखना, किसी भी सब्जेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है, इसके अंदर हम सारे के सारे वही पॉइंट डिस्कस करते हैं जो किसी भी किताब में नहीं है, बट पीटी में आते हैं, आप पूछते हैं पीटी में, पटाख से पूछ लेते हैं पीटी के अंदर। मेंस के अंदर बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं आपके इंट्रोडक्शन के पार्ट, ठीक है ना। कहीं पर भी फंस जाओगे मेंस के अंदर, लिख दो ऑब्जेक्टिव और अपने क्वेश्चन को जस्टिफाई कर लो, अगर बढ़िया जस्टिफाई कर पाए तो नंबर मिल जाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है जी। क्या लगता है? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में होगा क्या, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा, सोचो जरा। हाँ, डीलिंग्स की बात होगी, ट्रांजेक्शन की बात होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो पार्टीज का, ईस्ट इंडिया कंपनी इसी इससे बनती, जो बिजनेस होता था ना सर, उसमें जैसे मतलब शिप वगैरह आते थे, उनको लूट लिया जाता था या उनसे खराब हो जाता था, तो 5 साल तक उन्होंने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के एस्टैब्लिश किया था सर इंग्लैंड के अंदर, ताकि जो लॉसेस है सर उसको हम कवर कर सकें और उसको आप आपस में बांट के अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। सिंपल करते हैं इसको, हम इसको मरीन लॉज में नहीं डालते, ठीक है ना। ऐसे समझ लो जैसे ये कोई दो बंदे हैं, ये एक पर्सन है, ये दूसरा बंदा ठीक है ना। इन्होंने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है ना, किसी भी चीज को लेकर कर सकते हैं ना, सिंपल। ये बताओ क्या सिर्फ पैसों को ले देकर कॉन्ट्रैक्ट होता है या कॉन्ट्रैक्ट किसी भी चीज के लिए हो सकता है? माइंड साफ रखना इसको, ठीक है ना, सिंपल। क्योंकि इसके अंदर एक टॉपिक आएगा कंसिडरेशन, जब कंसिडरेशन आएगा तो कई बच्चे सिर्फ कंसिडरेशन को पैसा समझ लेंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं, ठीक है ना। कीमत किसी भी चीज में चुकाई जा सकती है, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट कोई भी हो सकता है,
डन, सही। चलो, अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ब्रीच हो जाए, ठीक है ना, तो अब न्याय करना पड़ेगा। न्याय करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस ब्रीच को डेफिनेशन देनी पड़ेगी। ब्रीच का मतलब विच्छेद, ठीक है ना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसका विच्छेदन यदि हो गया, यानी जो भी उसकी शर्तें थी आपने वो क्या, आपने शर्तें तोड़ दी, ठीक हो गया, सिंपल, डन। अगर न्याय करना है तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये अगर आपने एक्ट कर दिया तो हम इसको ब्रीच मानेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान लो हम पार्लियामेंट में होते, ठीक है ना, और पार्लियामेंट में हम जिस समय ये आईपीसी बन रही होती या जिस समय ये बीएनएस बन रही होती, हम उसके अंदर डिस्कस करते कि भाई अगर एक आदमी किसी दूसरे आदमी की पॉकेट में हाथ डालकर अगर बिना उसको पता लगे उसका बटुआ निकाल ले तो इसको चोरी नहीं बोलेंगे, इसको कलाकारी बोलेंगे। बोलो, समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं, ठीक है, क्या होगा, इस देश में 150 करोड़ कलाकार आ जाएंगे तुरंत, समझ पा रहे हो, सही। ये लेजिस्लेशन बताएगा आपको कि कौन सा चीज ऑफेंस है, कौन सी चीज ऑफेंस नहीं है, ठीक है जी। लेजिस्लेशन ही आपको ये बता रहा है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दे दी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो कोई भी हो सकता है भैया, ठीक है जी। ब्रीच किसको कहेंगे, ये ब्रीचेस के बारे में ही आप पढ़ोगे इसके अंदर, सिंपल। और इस ब्रीच के बदले में क्या रेमेडी अवेलेबल होगी उसकी बात करेंगे हम, डन। वापस उसी की तरफ आ रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ सिविल राइट्स, फिर ब्रीच ऑफ सच सिविल राइट, और रेमेडी फॉर सच ब्रीच। ये क्राइम की डेफिनेशन में आ गए हम, इसमें भी आप यही पढ़ोगे। अच्छा, क्या मैं आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं, बताओ इंडिविजुअली, क्या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो मैं आपके साथ नहीं कर सकता, भाई रोक लगा रखी ये वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, ऐसे हैं, ठीक है ना। लेट से मैं पाकिस्तानी हूं, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, मैं आपको ऐसी चीज दूंगा, आप यूं करके यूं फेंकोगे, बूम, बोलो, ठीक है ना, फ्री में सबसे कम रेट में, कल को बोलने लग जाओ हमको जहां बढ़िया रेट मिलेगा हम तो वहां से लेंगे, बोलो, जिस चीज को मना कर दिया है वो नहीं है इसके अंदर, डन हो गया। सिर्फ वो वाले कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे जो एग्रीमेंट आप एनफोर्स करवा सकते हो कोर्ट में। ये वाला एग्रीमेंट मैं पाकिस्तानी और आप जरा करवा कर देखो, जो हमको पाकिस्तान से वो हाफिज सईद से लेने नहीं दे रहा, अच्छी क्वालिटी के बम आए हुए हैं, ठीक हो गया, डन हो गया, नहीं कर सकते हम, सही। तो क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ सिविल राइट्स, कौन से सिविल राइट हैं, यही एक्ट आपको बताया, क्योंकि हम कॉन्ट्रेक्चुअल सिविल राइट्स की बात कर रहे हैं, सिंपल रहेगा, डन। अब उन सिविल राइट का ब्रीच, किसको ब्रीच मानेंगे किसको ब्रीच ना माने, ठीक है जी। लेट्स से ये मॉल जो है ये आपका है, ठीक है, डन हो गया। आपने, मैं कहूं मैं ठेकेदार, ठीक है जी, आपने बोला भाई 1 साल में तू बना कर दे दे, ठीक है जी। 1 साल में मैंने आपको ये बना के दी थी, जिस दिन डिलीवरी करनी थी मैंने इसकी, ठीक है ना, ये लो जी मैंने बना दिया है, आओ जरा विजिट करो, उस दिन शाम को जो है भूकंप आ गया, सही। क्या ब्रीच हुआ, डन हो गया, यानी जो ब्रीच क्या है वो भी यही बताएगा, यही मेरे बताएगा, ठीक है ना, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट यही एक्ट आपको बता रहा है, ब्रीच कौन सा उन कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स का यही बेर एक्ट आपको बता रहा है, और उन ब्रीच यदि ये ब्रीच प्रूव हो गया कि हाँ भाई ब्रीच तो हो गया, विच्छेदन तो हो गया, ठीक है ना, तो रेमेडी क्या मिलेगी आपको, ठीक है ना, अगर आपको ये बता रहा है, ठीक है जी, सिंपल, जो कि ये बता रहा है ऑब्वियसली, सही, सिंपल। ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये है जी इसका ऑब्जेक्टिव, इस एक्ट के द्वारा यही चीज करी जा रही है, सिंपल।
ठीक है जी, लिखो जरा, 2 लाइन लिखो ऑब्जेक्टिव के लिए। देखो, द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, टू एंश्योर दैट a man has led LED to expect, कॉमा डाल के, shall come to pass, that is, shall come to pass, PWS, pass, that is, what has been promised to him shall be performed. ठीक है जी। अब ये एक्सपेक्टेशन की बात, एक वर्ड आया क्या कि एक्सपेक्टेशन बड़ा वर्ड आ गया है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल इसका, ठीक है जी। मैंने वो कल बैनर बना के डाल दिया, ठीक है भाई, 30,000 में ऑफलाइन 34 पेरेंट, आपने मुझे अकॉर्डिंगली 30,000 रुपए दे दिए। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? ये 34 बेरेट कराऊंगा मैं, ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है जी। ये मेरी तरफ से प्रोमिस भी है, ठीक है ना। तो ये मैं अपना प्रोमिस जो है वो परफॉर्म करके आपको दूं, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ये पास होनी चाहिए, ठीक है ना, ये सर्वाइव हो, इसी की ही रक्षा करने का काम ये करता है, ठीक है जी। मेरा प्रोमिस आपके और मेरा प्रोमिस, ठीक है जी, आपने क्या प्रोमिस किया भाई, 30,000 रुपीज, ठीक है जी। मैंने क्या प्रोमिस किया भाई, 34 पेरेंट्स या 34 सब्जेक्ट्स, ठीक हो गया, डन, सिंपल। ये क्या बन गया? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट बन गया। आपका भी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट बन चुका है आपके फेवर में, मेरे फेवर में भी बन चुका है। मेरे फेवर में क्या? 30,000 का, आपके फेवर में क्या भाई, ये पर्टिकुलर 34 बेरेट की नॉलेज, डन हो गया। या तो आपकी तरफ से ब्रीच हो या फिर मेरी तरफ से ब्रीच हो, ठीक है जी। लेट से आपकी तरफ से ब्रीच हो गया तो मेरे फेवर में क्या, रेमेडी लेने का राइट आ गया। रेमेडी कहां मिलेगी? कोर्ट में जाके मिलेगी, ठीक है जी। रेमेडी कौन कौन सी मिलेगी? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा लूंगा मैं, इसी से पढ़ेंगे, यही पढ़ाएगा, ठीक है जी। या फिर कंपनसेशन ले लेंगे, डैमेजेस ले लेंगे, ठीक हो गया, इंजंक्शंस करवा लेंगे पास, ठीक है ना, सिंपल रहेगा। ये रेमेडीज है, सिंपल। यही चीज को आपने थोड़ा सा लीगली, ठीक है ना, लीगल स्ट्रक्चर के साथ लिखा है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, पॉइंट नंबर 2 डालो। जो पॉइंट ना समझ में आए थ्रू आउट, हाँ जी, ठीक है ना, पूछ लेना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। चलो, नंबर 2, जो अपना जो वर्ड ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये लैटिन वर्ड कॉन्ट्रैक्टस से निकला है, कॉन्ट्रैक्टस, दिख रहा है ना। जो ये वर्ड कॉन्ट्रैक्टस है लैटिन का, इसका मतलब होता है टू वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। नंबर 2 का पॉइंट निकालिए आप। चलो, नंबर 3, इसी से ही हम कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल निकालेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रिंसिपल है क्या? उसको लैटिन में लिखो, कॉन्ट्रैक्टस पैक्टा। कॉन्ट्रैक्टस का मतलब पड़ गया ना, पता चल गया ना, टू वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट, सही। तो ये क्या है? अब देखो अगेन, जो मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है जी, वो क्या बता रहा है?
इसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अब मुझे काम करना है 1.5 से 2 साल अगले, और इसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। आपको क्या काम करना है भाई, आपको पेपर देना है, ठीक है जी, एग्जाम देना है, ठीक है जी, सैटरडे पे आपको मेरे को परफॉर्म करके दिखाना है, ठीक है जी, और अगेन डेली बेसिस पर क्लास लगानी। सिंपल रहेगा, फीस देनी है, डन। क्या है ये एग्रीमेंट है, बताओ इसे एग्रीमेंट को निभाया जाना चाहिए नहीं, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, सही। अब इसको बोलेंगे पैक्टा। पैक्टा का मतलब क्या होता है, लिखो, टैक्स मस्ट बी केप्ट। सिर्फ पैक्ट का मीनिंग चेंज कर रहा हूं, एग्रीमेंट्स मस्ट बी केप्ट। डन। नेक्स्ट पॉइंट, बताओ जी जो पुराने बच्चे हैं, सब्सटैंटिव डायरेक्ट है ये या प्रोसीजरल है? लिखो, इट इज अ सब्सटैंटिव डायरेक्ट। हाउ? हाँ जी बताओ जी, कैसे सब्सटैंटिव? यस, शाबाश, ठीक है जी। जैसे ऑफेंस को डिफाइन करने का काम आईपीसी का बेरेट करता है, ठीक है ना, वो डिफरेंशिएट कर देता है कि अगर आपने कोई काम पर्टिकुलर इस मैनर में कर दिया तो ऑफेंस बन जाएगा, अगर आपने यही काम इस मैनर में कर दिया तो ये ऑफेंस नहीं बनेगा। उसके बाद रेमेडी, सजा का प्रावधान, ठीक है ना, ये तीन चीजें होनी चाहिए, जो आपके सिविल राइट्स बताता हो, यानी डेफिनेशन देता हो, ठीक है जी, और उसका ब्रीच के बारे में बताता हो, अगेन ये डेफिनेशन का पार्ट होता है, उसके बाद रेमेडी आपको प्रोवाइड करता हो, वो सब्सटैंटिव बेरेट रहता है, ये काम यही बेरेट करेगा, ठीक है जी, सही। आगे आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, देखो जरा इसका कंटेंट देखो जरा, बेरेट है ना अपने पास, कंटेंट पे आ जाओ, हेडिंग बना लो नेक्स्ट पॉइंट की, जनरल आउटलुक, ठीक है जी, आउटलुक। इसमें पहला पॉइंट लिखोगे आप, देखो जरा सेक्शन कितने हैं, इसको दो हिस्सों में लिखोगे आप, 1 to 75। देखो जरा अपने अपने बेरेट में कंटेंट में देखो, 75 के बाद देखो, सेक्शन 75 के बाद क्या है, डन, यानी बीच में अभी सेक्शन नहीं है, आगे आ जाओ, एक सेक्शन 124 से, ठीक है ना, तो आपको सेक्शंस को डिफरेंशिएट करके ही लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद लिखोगे सेक्शन 124 से 238, ठीक हो गया, ये जनरल आउटलुक। जितनी बार तैयारी करोगे अपने जीवन में, ये देखना है आपने, जिस हिसाब से पॉइंट वाइज चल रहे हैं, जिस मैनर में चल रहे हैं, उसी मैनर में आपने देखना है। डन हो गया, तो 238 सेक्शन नहीं है इसमें ना, नहीं है, 1 से 75 और 124 से 238, सिंपल हो गया। जिसके बाद जो बिल्कुल अभी नया बेरट लेकर आया, ठीक है जी, देखो जरा ये कंटेंट के आगे चले जाओ, इंट्रोडक्शन दिख गया, कंटेंट के आगे, कंटेंट से आगे आ जाओ, मिल गया। इसके नीचे देखो अमेंडमेंट्स दिख रही हैं आपको,
देखो इसमें अगर है तो इसमें मिलना तो मुश्किल ही है, इसमें नहीं है, इसमें तो सीधा ही बेरेक्ट शुरू हो जाता है। डन। देखो जरा कितनी अमेंडमेंट है सो फार। जिसके पास बिल्कुल लेटेस्ट है, लेटेस्ट है ना आपके पास, ठीक है ना। जिसमें 16 लिख रखा है वो 17 लिख लेना अपना, ठीक है ना। डन। इसी में जनरल आउटलुक में नेक्स्ट पॉइंट बनाओगे, अमेंडमेंट सो फार। वन टू 17। अरे 17 की जरा डेट बताओ। ठीक है, मीडिएशन एक्ट, मीडिएशन से जुड़ी हुई। सिंपल। चलो जी। देखो कोई शेड्यूल वगैरह भी है क्या कंटेंट्स में, देखो जरा कोई शेड्यूल्स भी है क्या इसमें। रिपीट है, चलो ठीक है। आप जरा चैप्टर्स गिन के बताओ मुझे कितने हैं इसी में। नेक्स्ट इसी में बनाएंगे हम नेक्स्ट पॉइंट, चैप्टर्स। तो फिर 11 नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही इसलिए कैसे लिखोगे, ऐसे ही रोमन में लिखोगे चैप्टर। हाँ तो फिर लिखो ना ऐसे, चैप्टर 1 से लिखो ना, ऐसे लिखो ना जैसे आपने 1 से लेकर 75 लिखा है। तो जरूरी है कि आपको 11 11 सारे पढ़ने, 1 से लेकर, पहले पॉइंट में पहले पहले 1 से 6, फिर 8 से 10। डन हो गया। सही। अदरवाइज आपसे पूछा जाए ओरिजिनली, देखो ओरिजिनली कितने होते थे, ओरिजिनली तो इसके अंदर 11 चैप्टर थे, ठीक है ना। सही। इसी कारण से यहां पर जो है आप एक पॉइंट बनाओ, ठीक है ना, इसी के अंदर जनरल आउटलुक के अंदर ही आप पॉइंट बनाओगे क्या, चैप्टर 7, ठीक है ना। सेक्शंस लिख लो जरा इसके, सेक्शन 76 से लेकर 123। ये क्या है, पढ़ो जरा, चैप्टर 60 के 7 की हेडिंग पढ़ो। यस, सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है जी। और उसके बाद चैप्टर 11 पढ़ो। सेक्शन देखो जरा इसके, सेक्शन लिखे हुए ना, 239 से 266। ये क्या है, पार्टनरशिप एक्ट। यानी ओरिजिनली जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता था जो अंग्रेजों ने बनाया 1872 में, ठीक है जी, उसमें 3 वेर एक्ट होते थे टोटल। ये टाइम एंड अगेन जब देश आजाद हुआ है और देश को जब जरूरत पड़ेगी भाई इसके लिए तो अलग ही कानून बनाना पड़ेगा, इसके थ्रू चलेगा नहीं क्योंकि ये तो जनरल लॉ है एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है ना। अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के लिए तो स्पेसिफिक लॉ चाहिए, तो क्या करा, इसको हटा दिया गया। तो इसके अंदर जो सेक्शन थे उनसे और प्लस जो नए सेक्शन थे उनसे मिला के एक नया वेर एक्ट बना। ठीक हो गया। चलो
डन। ओरिजिनली पूछे, ओरिजिनल अगर सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, ओरिजिनल इंडियन डी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ओरिजिनली ओरिजिनली कितने सेक्शन थे? 266। 1 to 266। ठीक है जी। आपसे स्पेसिफिक पूछे तो आपको तोड़ना पड़ेगा। डन हो गया? डन। सिंपल है। ये जो आपने अभी 17 अमेंडमेंट पढ़ी उसमें से 2 अमेंडमेंट तो ये निकल गई आपकी कि भैया ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कब अलग किया गया, पार्टनरशिप एक्ट कब अलग किया गया। ठीक है जी। सिंपल। चलो आगे। ये जनरल आउटलुक का पॉइंट खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट का नंबर डालो। बताओ। इसी बात पे बताओ, क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या एग्जॉस्टिव है? नो। क्यों? कर तो दिया अलग, है ना? एक छोटा बच्चा दुकान पे गया और उसने 10 रुपए की चिज्जी ले ली, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? क्या उस दुकानदार को, मतलब ये वो दुकानदार तो फ्री हो गया, अगर हम यूं बोलेंगे ना ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अगर हम इस लाइन पे चलेंगे तो इसका मतलब आपने दुकानदार को फ्री हैंड दे दिया कि वो बच्चे से 10 रुपए ले ले और उसको चीजी भी ना दे। कोई भी आए उसका माँ बाप बोलेगा भाई बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, आप आओ चीजी लेने। डन। सही, स्पेसिफिक। डन। एग्जॉस्टिव नहीं रहा अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है ना? लेट्स से यही दो बंदे अगर पार्टनर्स हैं तो, है ना? कोई कोई तो ऐसा पार्टनर भी हो सकता है जो सिर्फ जिसको जिसको सिर्फ हम लॉस लॉस में याद करें। कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जिसको सिर्फ हम प्रॉफिट प्रॉफिट में याद करेंगे। क्या छोटा बच्चा पार्टनर हो सकता है? हो सकता है। इसी कारण से अलग किया गया, क्योंकि पार्टनरशिप की जो जो क्या कहूं, मतलब उसकी जो मियादें हैं, उसकी जो कंडीशन है वो अलग है। ठीक है। अगर इस जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर रखते तो फिर तो होश पोश हो जाता, पटाख से अलग करते। सिंपल हो गया। सही हो गया। डन है। लिखो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नंबर जो डालना आपने, इज नॉट एग्जॉस्टिव। EXHAUSTIV। एग्जॉस्टिव का क्या मतलब होता है? जो सर्व नहीं, जब सब कुछ अपने में निहित कर लेता, सर्व निहित, कंप्लीट। कंप्लीट नहीं है, नॉट एग्जॉस्टिव लिखा है। ठीक है ना? दो एग्जांपल तो आपके सामने आ गए। ठीक है ना? नीचे फॉर एग्जांपल करके लिख लो। फॉर एग्जांपल आज से ऐसे लिखो जो नए बच्चे हैं, ऐसे। ये फॉर एग्जांपल का निशान होता है। ठीक हो गया? दो तो ये लिख लो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट। और बताओ जरा। उसमें खालिश कॉन्ट्रैक्ट नहीं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भी चीजें हो सकती। ऐसे ही बेर एक्ट की बात कर रहा हूं, बेर एक्ट बताओ जरा तुम्हारी और तुमने पढ़ा है वो। ठीक है ना? बेर एक्ट बताओ, नहीं, बेर एक्ट बताओ जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही, सिर्फ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्ड निकाल दे तो वो बेर एक्ट खत्म हो जाए। शाबाश, लिखो इंश्योरेंस एक्ट, इंडियन इंश्योरेंस एक्ट। और बताओ एक आधा ना, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट। सीपीसी में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के अलावा बहुत सारी चीजें। एक तो क्रिमिनल लॉ है, उसका भी जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखो। हाँ, फॉर एग्जाम्पल में लिखो, है ना? लेट्स से कोई एक आदमी दूसरे आदमी को चेक काट के दे दे, इसका मतलब क्या होता है?
तो कोई ऐसा एग्रीमेंट उन दोनों के बीच में जिस एग्रीमेंट के बाउंड होकर उसने चेक काट के चेक इशू करके दे दिया उसे, ठीक है जी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सेक्शन 139 में ये प्रिजम्पशन भी कोर्ट कर सकता है, कर क्या सकता है, शेल प्रिज्यूम, ठीक है ना, उसमें तो कोर्ट मानेगा। लेट्स से हेमंत ने मेरे को चेक काट के दे दिया, ठीक है जी, डन हो गया, सिंपल है। और हेमंत जो है मैंने इसका पैसा दिया नहीं, ठीक है ना, और हेमंत जो है कोर्ट के अंदर चला गया, कोर्ट मान लेगी कि मैं देनदार हूं। अच्छा मैंने मैंने काट के दिया क्या, या हेमंत ने काट के दिया, तो उल्टा कर दिया, हेमंत ने पैसे नहीं दिए मुझे, ठीक है जी, मैंने जाके केस कर दिया, वाइस वर्सा कर लेना, ठीक है ना। तो मेरे बिना कुछ कहे कोर्ट ये मान लेगी कि देनदार था हेमंत अभिमन्यु का, ठीक है ना, इस कारण से उसने चेक काट के दिया है, ठीक है ना, और इसको पैसे देने। यस, बिना लाइबिलिटी के चेक कटता भी नहीं बेसिकली, सिंपल हो गया, डन, सही, गुड। आओ सर नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ, देखो हमारी तो एनुअल क्लास लगती थी, जो आज जो करा, क्योंकि अब तो सेमेस्टर टाइप हो गया, क्या एक सेमेस्टर में ही सारा का सारा ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा देते हैं या दो टुकड़े करते हैं इसके? ना ना ना, वो नहीं पूछ रहा मैं, सिलेबस की बात पूछ रहा हूँ। एक सेमेस्टर में दोनों, दोनों सारा कंप्लीट करा देते हैं? ना ना, देखो मैं सिंपल आपसे ये पूछ रहा हूँ, सेक्शन 1 से लेकर 75 और 124 से 238, क्या सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट एक ही सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है या दो सेमेस्टर में? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, मेरे हिसाब से दो में दो मिलेगा, क्लियर था आपको? चलो कहने का मतलब क्या है कि पढ़ाने के हिसाब से भी दो पार्ट है भैया इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे टू पार्ट्स ऐसे ही बना लो जरा, नेक्स्ट पॉइंट पे नंबर डालो और दो पार्ट लिख लो। यहां पर लिखो सेक्शन 1 से 75 और दूसरे तीर के नीचे लिखो सेक्शन 124 से 238, अलग कर लो इसको फिर, बना लिया ये 1 से 75 जो है ये किस चीज के विषय में है, ये है जनरल प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक से लेकर 75 तक हम जनरल कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट इन जनरल में बात करेंगे। 124 से 238 यहां पर स्पेसिफिक हो जाता है, लिखो डील्स विद स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे कि इंडेमनिटी, बेलमेंट, गारंटी, एसेट्रा। देखो जरा कंटेंट में सेक्शन 124 की हेडिंग पढ़ो, इंडेमनिटी, डन, सिंपल। देखो फिर एक चैप्टर ही आ जाएगा अलग से, बेलमेंट लिखा होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी आ गया, 172 पढ़ो जरा, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 148, ठीक है जी। चैप्टर 10 पढ़ोगे तो एजेंसी लिखा हुआ है, एजेंसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, ठीक है ना। तो ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट 124 से 238 स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, 1 से 75 कॉन्ट्रैक्ट इन जनरल, ठीक है ना। जनरल कैसे, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ही पहले पार्ट में 1 से 75 में है, ठीक है जी। अब वो जो 124 से यानी जो सेकंड पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, क्या उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? हाँ, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आना ही पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को, अगर यहाँ रिलीफ चाहिए तो, अगर नहीं होगा तो फिर इसको अलग कर देंगे, डन हो गया। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली डेफिनेशन के अंदर फॉल ही नहीं होता था, कैसे, लेट्स से
जब छोटे बच्चे हो गए तो मम्मी पापा के साथ जाते होगे बाजार में, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट तो ये बोलता है कि भाई साहब पैसा देगा वो परफॉर्म करवा लेगा। लेकिन जब छोटे, अब जब जैसे शादी वादी होगी होगी किसी की, एक आधे बच्चे अभी अभी तो छोटे, जब बड़े हो जाए, जब उसको रूसना, जब वो रूसना सीख लेगा या सीख लेगी वो, ठीक है जी, उसकी मर्जी की चीज मत दिलाओ। मैनिपुलेटर तो वही है, ठीक है ना। पेमेंट कौन कर रहा है? पेमेंट पेरेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ फिट नहीं बैठता था। यहाँ पर आकर इंडियन कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ और इंग्लिश कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ के अंदर मतभेद आ जाता था, ठीक है ना। तो इसलिए उठा के अलग कर दिया। पार्टनरशिप के अंदर भी ऐसे ही है। पार्टनरशिप में एक पार्टनर पैसा लगा रहा है, वो बीच में बैठ के कुछ एक्सपेक्ट करने लग जाए, नहीं ऐसा है ना, नहीं है। पार्टनर्स तो ऐसा नहीं करते। जो पार्टनरशिप फॉर्म कमा के देगी भैया वो कमा के देगी, मुंह बना के बैठे रहो, उठा के अलग कर। डन हो गया। सही। अब एक ही टॉपिक ऐसा बचा हुआ है जो थोड़ा बहुत अनफिट है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ठीक है ना। कैसे है ये, धीरे धीरे जिस दिन हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट की, उस दिन आपको बताया जाएगा, ठीक हो गया। वैसे आपसे एक सवाल पूछता हूँ, लेट से अगर मैं एजेंसी की बात करूं तो मैं प्रिंसिपल बन जाऊंगा और आप मेरे एजेंट बन जाओगे, डन। लेट से मैं कोई एजेंसी खोल के बैठ गया और मैंने आपको अपना एजेंट अपॉइंट करके रख लिया, क्या आपको सैलरी देनी, आपको कंसिडरेशन देना जरूरी है क्या? क्या मैं आपको कंसिडरेशन दूं, सैलरी दूं? लेट से मैंने गैस एजेंसी खोल ली और आप मेरे सिलेंडर वाले मेरे एजेंट हो, आपको सैलरी दूं? No, ये जरूरी नहीं, ठीक है ना। एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट सर्वाइव कर जाए, ठीक है। कैसे? आने दो उसका नंबर, आराम से पढ़ेंगे, क्या जल्दी। सही। हाँ, बस एक क्वेश्चन छोड़ दिया है, दूसरा क्वेश्चन, और ये सब ने चेक करना है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड दो आर्टिकल है। हर बेरेक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल होना ही पड़ेगा अगर हमारे देश में सरवाइव करना है तो। हम्म। है ना, है ना। कई जगह कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है सरकार का, और कोई भी, जैसे मेरा भी है, सरकारी बस में बैठे हो, सरकारी बस में ड्राइवर के ऊपर जैसे जगह सी होती है शीशे के ऊपर, ठीक है ना, लिखा होता है सभी यात्रियों का इंश्योरेंस कर दिया करे, फिर तो कुछ ही भाई, समझ पा रहे हो। डन, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। भगवान ना करे उसका कहीं पे जाके, ठीक है ना। क्या बाद में किसी मृतक के परिवार वाले क्लेम कर सकते हैं? यस। डन। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज होना ही पड़ेगा। जरा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स के विषय में कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। जो पुराने बच्चे हैं, जो खंगाल चुके हैं, उनके लिए भी होमवर्क है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट आपने कॉन्स्टिट्यूशन जो लेना है, ठीक है जी, और उसमें आर्टिकल ढूंढना है, ठीक है जी। जब कभी भी इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर सवाल आएगा मेंस के अंदर, ठीक है जी, तो ये लाइन लिखोगे, कॉन्स्टिट्यूशन है अंडर आर्टिकल डैश एंड डैश, डैश रीड विद डैश, ठीक हो गया। पहला होमवर्क आपका। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर, ये पॉइंट समझ में आ गया ना, दो टुकड़े कर दिए, तो ठीक ही था जो पढ़ाई के समय हो रहा था हमारे साथ, ठीक है ना, दो टुकड़ों में पढ़ा है। मैं खैर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इस समय, जब हमारे तो एनुअल एग्जाम होते थे, शायद हमने भी दो हिस्सों में पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट, बट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं मार्कशीट देखूंगा आज घर पे जाके उसमें पता चलेगा। चलो, डन हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। कितना कितना नंबर है नेक्स्ट पॉइंट? आठवां। चलो, देखो एक टर्म सुनिए आपने, जुस इन पर्सोनम जुस इन रैम, या इस हिसाब से कर लेते हैं इसको, जुस पर्सोनम जुस इन रैम।
जुस का मतलब होता है जस्टिस। ये इंट्रोडक्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये थ्रू आउट बेयर एक्ट ऑफ कौन ये अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कहीं ना कहीं आएंगी और ये रोज का काम हो जाएगा, इसलिए पहले निपटा दो, ठीक है ना, ताकि ये अगले 25 दिन जो है आप सिर्फ ये जो इंट्रोडक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस एक्ट जो है ये आप रिवाइज ही करो, ये नया नया नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है जी। जस्ट जूस का मतलब जस्टिस, जस्टिस इन पर्सोनम, जस्टिस इन रैम, रैम का मतलब लिख लो सोसाइटी। संपूर्ण समाज, और ध्यान रखना लॉ के अंदर समाज नेशन ही होता है, देश ही होता है। हमारे देश में एक समाज ही तो है, एक ही समाज है हमारे देश का, ठीक है ना, इसी कारण से बोल देते हैं समाज का दुश्मन एंड दी एनिमी ऑफ पब्लिक, सबसे बुरा टैग है किसी के लिए। पर्सोनम ये व्यक्तिगत होता है, पर्सनल, इंडिविजुअल। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जस्टिस कब पूरे समाज के लिए बन जाता है जस्टिस, इसलिए ऑफेंस की बात करेंगे, सिंपल। ऑफेंस हमेशा स्टेट के अगेंस्ट समझा जाता है, इसी कारण से सरकारी वकील मिलता है ना। सिविल केस के अंदर तो सरकारी वकील ही मिलता ना, ठीक है। एक आधे में सीपीसी में कितने ही कम प्रोविजन है, कोई बता सकता है एक आधा जिसमें गवर्नमेंट प्लीडर लिखा हुआ है? हाँ शाबाश, हाँ उससे ऑब्जेक्शन लेंगे, ठीक है। और सेक्शन उसका यूज कहाँ है, डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा। अच्छा कहाँ लिखा है डेफिनेशन क्लोज में? सीपीसी दो के साथ में 15 15 खाली प्लीडर, ठीक है, साथ में, ठीक है, डन। अब अगेन देखो, रेप के ऑफेंस में, मर्डर के ऑफेंस में, ठीक है जी, सजा कर दी, सजा कर दी है ना उसको, सजा करने के बाद क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए देखो कितना खर्चा करना पड़ता है, जेल अलग बनानी पड़ती है और शहर से अलग होती है, ठीक है ना। यहाँ से जेल शिफ्ट करने के पीछे भी कारण यही था, ये एक समय में शहर के बाहर होती थी ये अपनी ये नए वसत, हाँ ठीक है ना। अब देखो कितनी बार है, ठीक है, सही डिजाइन किया किसी ने कि भाई मान लो शहर फैले भी गा तो उस तरफ नहीं फैलेगा, और उस तरफ मान लो फैलने भी लग गया तो ये आगे चले जाओ 100 100 150 साल लग जाएंगे उसमें। दिल्ली की तरफ फैल रहा है शहर तो, ठीक है ना। दिल्ली की गवर्नमेंट कभी लगा देगी जैसे पर भाई यहाँ ब्रेक लगाओ भैया, यहाँ तो एमसी का एरिया ही नहीं बचा हुआ, सही। क्यों? क्योंकि पूरे समाज के फेवर में और पूरे समाज के अगेंस्ट में एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा इसको, इसलिए अलग से जेल में रखना पड़ेगा उसको। डन हो गया। अगर इस कारण इसी कारण से जो ये सोशल जस्टिस आता है कि इनमें क्रिमिनल बेरेक्स में या क्रिमिनल ऑफेंसेस के अंदर, ठीक है ना, तो इसमें क्या बोला जाता है, जस्टिस इन रैम। डन। कोई पूछता है सवाल कि भाई हम तो नहीं मानते ये रेपिस्ट है या फिर ये मर्डर है, चलो रेपिस्ट का नहीं लगाते मर्डर का लगाते, क्यों? अपना मर्डर करवा के देखना है, समझ पा रहे हो ना। मान लिया भाई, करो इसको। ये कैसे जस्टिस है? ये जस्टिस इन रैम है, जस्टिस इन पर्सोनम, ऐसी ठीक इसका 22 वर्ष। ठीक उसका उल्टा दर्पण 22 जब किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट या फेवर में ही जस्टिस आता है, ठीक है जी। अब आपसे सवाल है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉमन सेंस लगानी, बस आप ये पॉइंट समझ गए? बताओ ये पॉइंट अगर समझ गए हो तो ठीक है, वरना फिर अपन जो है इसमें इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन कर ही लेते हैं एक मिनट, ठीक है ना। चलो देखो भाई, यो प्लाट था,
प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का झगड़ा था, प्लेंटिफ बोलता है मेरा है, डिफेंडेंट बोलता है मेरा है, जानो क्या, सिंपल। चलो, ये बेसिकली क्या है, ये एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट ऑफ सेल। प्लेंटिफ ने खरीदा है, प्लेंटिफ परचेजर है, डिफेंडेंट सेलर है, ठीक है जी। ये बोलता मैंने तो पैसा दे दिया, प्लॉट मेरा। डिफेंडेंट बोलता है कि भाई पैसा पूरा नहीं आया, प्लॉट मेरा, ठीक है ना। कोर्ट ने फैसला कर दिया, बताओ किसके फेवर में करें, आपकी इच्छा। प्लेंटी के फेवर में कर दें, ये लो जी, प्लेंटी के फेवर में कर दें, डन, ठीक है। ये शांत होकर बैठ गया, कहां गया, ये ये अपने घर चला गया, शांति होगी, सिंपल। ये कोई मिस्टर एक्स है, ये कोई तीसरे तिगड्डे का आदमी है, इसने उठा के केस डाल दिया, ये प्लॉट मेरा है, कि ये तो डी ने फ्रॉड करके बेच दिया, डी इज द फैमिली मेंबर ऑफ एक्स, ठीक है ना। इसने फ्रॉड करके ये प्लॉट जो है पी को खिसका दिया, हमको तो पैसे भी नहीं दिए, ये प्लॉट मेरा है, इसने फ्रॉड प्ले किया है। क्या ये जो जजमेंट आई है इस केस के अंदर, ये जो जुस आया है, ठीक है ना, जस नॉट जुस, ठीक है ना, जस जो आया है, ठीक है, क्या इस जुस को हम बाइंडिंग मान लें इस केस में, क्योंकि केस क्या बन गया है, एक्स वर्सेस पी, और परफॉर्मर डिफेंडेंट अगर बना रहे हो तो फिर डी, एंड कर देता हूं पी एंड डी, डन, ठीक है, बाइंडिंग मान लें, जैसे हाँ करी होगी, रिकवरी ऑफ पोजीशन करना है इसने, तो किसके केस में करेगा, पोजीशन किसके पास है, डी के पास है, ठीक है ना, डी के केस में करना चाहिए ना, डी है तो सही, मत बनाओ, मैं यूं कह रहा हूं कि परफॉर्मर डिफेंडेंट अगर आपको बनाना है तो मतलब जरूरी थोड़ा ना कि परफॉर्मर डिफेंडेंट ही आप बनाओगे, डिफेंडेंट बनाओ इसको सिंपल, बाय अलग से केस पी एंड डी, सिंपल। सिर्फ जस्ट इन पर्सोनम और जस्ट इन रैम को समझने के लिए मैंने आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि ये जो P वर्सेस D की जो जजमेंट है, क्या वो बाइंडिंग है X वर्सेस P एंड D के केस में? दी आंसर इज नो। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, डन, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्यों, जजमेंट इन पर्सोनम है, जस्ट इन पर्सोनम के प्रिंसिपल पर यह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलता है, ठीक है। मेरा कोई भी क्लेम हो सकता है, मेरे टाइटल को कैसे निपटाएंगे, तुम्हारे बीच में दो दो के बीच में जो कोई झगड़ा हो गया तो मेरे टाइटल को कितना फर्क आएगा, वाई फ्रॉड, वाई फ्रॉड, इनका होता रहेगा भाई, मेरा केस है, प्रॉपर्टी मेरी उसने कैसे बेच दी, ठीक है जी, डन। फिर मिस्टर पी से भी तो पूछेंगे ना, भाई केवी टेम्पटर, बायर बीवेयर, तू कहा था भाई, तूने प्रॉपर्टी देख ली भाई, रोड के सारे जमीन है, एक नंबर की धरती है, ठीक है जी मैं खरीद लेता हूँ, तू क्यों नहीं गया भाई तहसील के अंदर, तेरी ड्यूटी नहीं थी वहां जाके चेक करने की ये किसकी प्रॉपर्टी किसकी नहीं है, तो इसका मतलब फ्रॉड में तू भी शामिल है, गुड फेथ में नहीं खरीदी तूने, फिर पैसा तो दे दिया तूने, लेकिन तूने गुड फेथ में नहीं दिया भैया पैसा, जाएगी जमीन उसके हाथ से, सिंपल रहेगा, बहुत सिंपल प्रिंसिपल पे चलता है लोग, ठीक हो गया, चलो, हाँ, पेमेंट होगी, पेमेंट रिकवर हो जाएगी, ठीक है जी, और कुछ उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, इंजेक्शन लग जाएगी, बट वो तो देखो सरकमसास की बात, ठीक है ना, हम तो बस सीधी रिकवरी की बात कर रहे हैं, हाँ प्लेंटी को अपना भैया अपना पेमेंट तो लेनी पड़ेगी, पेमेंट कौन छोड़ेगा, ठीक है ना, सिंपल रहेगा, सिंपल है, चलो बिल्कुल सही बात है, कहाँ गया कहाँ गया, डन, यहां पे लिखोगे इस पॉइंट के साथ में, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स जस्ट इन पर्सोनम,
डन हो गया, पॉइंट समझ में आया? ठीक है, आगे लो। टाइम क्या हो गया, एक बार बताओ जरा टाइम हो चुका है। चलो, एक सिंपल सा क्वेश्चन देकर छोड़ दो, ठीक है? चलो, अ, अ, आपने किसी बंदे के साथ जाकर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ध्यान रखना कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ कुछ फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, सिंपल रहेगा, सिंपल है। और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो कंडक्ट से भी हो सकता है, ठीक है जी। एक आदमी गया दुकान के ऊपर, ठीक है जी। अब जैसे केमिस्ट के पास तो मेरे हिसाब से हर किसी का आना जाना हो ही जाता है लाइफ में एक बार, ठीक है ना, केमिस्ट समझ गए ना, डन। अब क्या करोगे, उससे दवाई लेनी है, क्या करोगे? स्लिप दिखा देंगे, नहीं स्लिप स्लिप नहीं दिखाने, सीधी सिंपल भाई, एक सीट्राजिन का पत्ता दिए भाई, बन गया कॉन्ट्रैक्ट, डन है। लेट से कोई ऐसा कहीं पर आप गए हो जहां पर आपको बेसिकली बिल मिला है, बिल समझते हो, है ना, पूरी रसीद मिली है आपको, रसीद जो बेसिकली जो जेन्युइन रसीद होती है, ठीक है ना, कच्ची पक्की रसीद, उसके पीछे कंडीशंस लिखी होती हैं, ठीक हो गया, सिंपल। कि भाई एक बार जो पैसा आ गया पैसा वापस नहीं होगा, ठीक है जी, या फिर इस तरीके का नुकसान हो गया तो इतना परसेंट देंगे हम, ठीक है ना, इतना परसेंट नहीं देंगे या हम देंगे ही नहीं, शर्तें लिखी होती हैं, ठीक हो गया, सिंपल। आपने सिर्फ ये पता करना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कौन से है, ठीक है, ये लो जी, सिंपल बना लेते हैं, सवाल बना लेते हैं। पी जो है भाई डी की दुकान में गया, डी कौन है, ड्राई क्लीनर, ड्राई क्लीनर, और ये ड्राई क्लीनर जो ये प्रेस का भी काम करते हैं ना, ये कुछ वो स्टीम प्रेस वगैरह, काफी सारी इनके पास मशीनें वगैरह होती हैं। चलो, चलो, बी जो है बढ़िया, एक बढ़िया क्या कहूँ, थ्री पीस लेकर गया है सूट, ठीक हो गया, चलो जी, इसने डी ने वो फूंक दिया, जला दिया, ठीक है। सूट की कीमत है कितनी कितनी कहूँ, थ्री पीस की 10,000, चलो 10,000, ठीक हो गया। 1,000 रुपए का बिल था, ठीक है जी, सही, जला दिया इसने, दुकानदार ने, बताओ कितने पैसे वापस करें, ठीक है जी। ये रसीद दिखाता है, रसीद एक्सेप्ट कर ली जिसने पी ने, है ना, है ना, जहां पे बिल होता है तो बिल आपको दिखाना पड़ता है तब आपको डिलीवरी मिलती है ना, यही कंडीशन होती है। चलो जी, ये बोलता है बिल देखो जी, पीछे बिल में पीछे शर्त क्या लिखी हुई है कि भाई जितना आपसे हमने रेंटल लिया है ना, हमारी सर्विसेज की जो हमने आपसे रेंटल लिया है सिर्फ वो रेंटल आपको वापस जाएगा। मेरी फीस है जी 1,000 रुपए, ये 1,000 रुपए वापस करूंगा जी मैं आपको, लेने हैं तो लीजिए वरना रास्ता नापिए, ठीक है जी। अब अगेन ये कोर्ट में जाएगा, ये कोर्ट में जाके बोलेगा भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जी, इस कॉन्ट्रैक्ट का एक नाम है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जैसे आर के बांगिया में लिखा हुआ है, क्योंकि बेसिकली क्या है, आर के बांगिया की जो कमेंट्री है वो एक फ्लो में चलती है, वो उसका अपना एक फ्लो है, बड़ी शानदार किताब है उसका, लेकिन उसका एक अपना फ्लो है, ठीक है ना, वो ज्यादा परवाह नहीं कर रहे, ठीक है ना, कि बेयर एक्ट में किस मैनर में लिखा हुआ है, पहला सेक्शन किस बारे में, दूसरा तीसरा चौथा किस बारे में, वो अपने फ्लो में चल रहा है, ठीक है ना।
तो आपको ये पता करना है, आर के बांगिया में लिखा हुआ है, आपको पता करना है। मैं कोशिश करूंगा कि आर के बांगिया 100% आपको करा दूं। 100% नहीं हो पाएगा तो एटलीस्ट 99.9% में आपको करवा के भेजूंगा, ताकि बेरट भी ना रुके और आर के बांगिया भी आपकी ना रहे छोटे। ठीक हो गया। सवाल क्या है, आपने इस कॉन्ट्रैक्ट के को नाम क्या दिया है? ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हर जगह हो रहा है ना, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट का एक नाम है। ठीक है ना, जैसे इंश्योरेंस होता है, दूसरा होमवर्क ले, तीसरा होमवर्क ले जाओ। क्या? जैसे इंश्योरेंस होता है, सरकारी इंश्योरेंस है ना, गाड़ियां वगैरह चलाते हो, स्कूटर वगैरह चलाते हो, बताओ ऑप्शनल है या मैंडेटरी है? मैंडेटरी है। ठीक है जी, लेकिन इस इंश्योरेंस को ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक तरीके का। ठीक है जी, ये कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है? सिंपल कॉन्ट्रैक्ट तो ना है। सवाल, जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस मैंडेटरी कराना पड़ता है, ठीक होगा। थर्ड पार्टी, वो है एटलीस्ट थर्ड पार्टी मैंडेटरी है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि भैया कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस हो ही ना। ठीक है ना, वो आपके ऊपर है कि आप जो है इवन जैसे क्या बोलते हैं बॉडी टू बॉडी जैसे होता है। जैसे अगर गाड़ी की बात करेंगे तो बॉडी टू बॉडी सबसे बढ़िया वही होता है। उसके अंदर क्या है कि सारा का सारा क्लेम होता है। वो थोड़ा सा महंगा होता है ऑब्वियसली। ठीक है ना, लेकिन अगर आप वो नहीं करवा सकते, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो करवाना करवाना। हाँ, ठीक है ना, लेकिन ये जो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनको एक नाम दे रखा है सरकार ने। ठीक हो गए, इनको क्या बोलेंगे, जनरल इंश्योरेंस। हालांकि जनरल इंश्योरेंस नाम की भी एक कंपनी है, LIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी, बजाज आलियांज। ठीक है ना, ढूंढना है जरा, सबका जिक्र आएगा। ठीक हो गया। आपका इंट्रोडक्शन जो है वो नेक्स्ट से 1 या 2 दिन चलेगा वो। ठीक है ना, बट ध्यान रखना है डेफिनेशन क्लोज जो है आपका, कल आपका डेफिनेशन क्लोज शुरू हो जाएगा। डेफिनेशन में ही पता लग जाएगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। डन। चलो, कोई सवाल है तो पूछ लो।